तो चले दोस्तों, पर्क की कार्रवाई शुरू करते हैं। अलाउंसेस का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। पर्क की अगर बात करें, पर्क की बनती है हमारे यहाँ 3 कैटेगरी। पर्क का मतलब क्या होता है? फैसिलिटी। और रिएम्बर्समेंट भी क्या होता है? पर्क। याद आ गई बात कि टिकट मैं करा दूंगा, कंपनी से ले लूंगा, तो रिएम्बर्समेंट शब्द लिखा मिल जाए तो मान लेना वो क्या है? पर्क्विजिट है। और कोई फैसिलिटी मिल जाए तो क्या मान लेंगे? पर्क्विजिट से। अब ताई ने बोला पर्क को मैं 3 तरीके से डिनोट करती हूँ, 3 तरीके से। सबसे पहला जो पर्क होगा भयंकर तरीके से होगा, जो टैक्सेबल होगा किसके लिए? सभी इंप्लॉइज के लिए। छोटा हो बड़ा हो, मजा ले रहे हो तो टैक्सेबल होता है। तो मोस्टली जो पर्क होते हैं वो होते हैं आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए। कौन से बेनिफिट? तो जो मजा आएगा आपका किसका आएगा? पर्सनल बेनिफिट का मजा आएगा। ठीक है। अब देखो पर्सनल बेनिफिट क्या होते हैं? जो सबके लिए टैक्सेबल होते हैं। जैसे भाई तुम्हें कंपनी की तरफ से क्या मिल गया? घर, है ना। कंपनी ने तुम्हें क्या दे दिया? कुछ भी रिएम्बर्समेंट जो मैंने बताया, है ना। इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया जिसमें कंपनी क्या चार्ज नहीं कर रही? ब्याज। ये सारे पढ़ेंगे करके। कुछ पर्क यानी कि मात्र 6 पर्क ऐसे होंगे बाबू, 6 पर्क ऐसे होंगे जो किसके लिए टैक्सेबल होंगे? खास इंप्लॉय के लिए। इसके लिए टैक्सेबल होंगे बाबू? खास। अब खास इंप्लॉय कौन होता है? जैसे अगर कंपनी का हुआ डायरेक्टर, तो कंपनी का डायरेक्टर कंपनी के लिए क्या माना जाता है? खास इंप्लॉय। या फिर एक ऐसा इंप्लॉय जिसकी कंपनी के अंदर शेयरिंग या वोटिंग पावर है 20%। कितनी? किसी भी कंपनी में। एक बात ध्यान रखना, यहां मैं मुंह से कंपनी वर्ड जरूर निकल रहा है, लेकिन यह दिल पे मत लेना कंपनी। या कंपनी इंक्लूड फर्म ऑल्सो। फर्म भी तो एम्प्लॉयर होती है किसी इंप्लॉय की, दुकान भी तो, है ना। एक दुकान है जैसे प्रोपराइटर, उसे 2-4 एम्प्लॉय रखे हैं, तो उनको भी तो पर्क दे सकता है वो, है कि नहीं बात? तो मेरे मुंह से कंपनी निकल रहा है क्योंकि मोस्टली कंपनी ऐसा करती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आया फर्म का या क्वेश्चन आया किसी दुकानदार का, तो एक एम्प्लॉयर की नजरों से पढ़ना है। किसकी नजरों से पढ़ना है? और एम्प्लॉयर कैन बी द कंपनी, एम्प्लॉयर कैन बी द पार्टनरशिप, एम्प्लॉयर कैन बी द प्रोपराइटर। समझ में ना बात? तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? कह रहा है भाई तू एक काम कर, तू इतना खास एम्प्लॉय है तो क्या कर, कार दे दी तुझे कंपनी की, कंपनी कार का मजा ले। तेरे घर पे क्या दे दिया? रामू काका, बहादुर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। तेरे बच्चों को क्या कर दिया? पढ़ा दिया था ये बात। कैश दे दिया तो अलाउंस, कैश की जगह स्कूल में भर्ती कर दिया डायरेक्ट तो पर्क, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे दी, तो क्या बनेंगी सारी की सारी? पर्क। इन सभी में एक चीज कॉमन याद रखना, कैश नहीं है। क्या नहीं है? कैश नहीं है, फैसिलिटी है। और भैया एक बताओ, अगर ताई तुम्हें इतनी मेहरबानी कर रही है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे पर्क दे दूंगी जो क्या है बाबू? टैक्स फ्री है, तो अंबार तो खड़े नहीं कर देगी ताई। ताई कहेगी बस एक तो मेडिकल, क्योंकि ताई के दिल पे बात पहले से लगी हुई है कि बीमार और मरने वाले व्यक्ति से क्या नहीं लेना, है ना, राइट। एक तो बेचारा वैसे बीमार, तो मजे थोड़ी ले रहा है वो। पर्क का मतलब होता है मजा। पर्क का मतलब इन सब में वो मजे ले रहा है, लेकिन अगर बीमार पड़ के हॉस्पिटल में भर्ती है तो मजा तो नहीं है ना। और एक उन्होंने कहा कि यार देखो, इंसान पूरी जिंदगी भर जॉब करता रहता है, कभी कभार उसे घूमने का मौका मिलना चाहिए। तो कंपनी कह रही चल घूमने का टिकट हम दे देंगे। तो घूमने के टिकट को क्या बोलते हैं? LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन। क्या बोलते हैं बाबू? तो ये 2 फैसिलिटी ऐसी हैं जिसपे ताई क्या नहीं लेती? टैक्स फ्री फैसिलिटी मानती है कि साल में एक बार तू घूम ले, है ना, और बीमार पड़ गया तो कंपनी तेरा इलाज करा रही, तेरे से हम क्या नहीं लेंगे? टैक्स नहीं लेंगे। बस 2 ही हैं टैक्स फ्री, ठीक है ना, राइट। तो अगली बार वाला टैक्सेबल हो जाएगा। एक बार वाला माफ, अगली बार वाला टैक्सेबल। अब आज की जो मजेदार कहानी है वो इसलिए मजेदार कहानी है क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं बाबू पहला पर्क, और बहुत इंपॉर्टेंट, रेंट फ्री अकोमोडेशन। कौन सा पर्क? रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या था, सुनना ध्यान से, बहुत खतरनाक बात। रेंट फ्री, तीसरा शब्द क्या है? अकोमोडेशन, मतलब घर। अब इसको बोलना, रेंट से फ्री हुआ घर, मतलब एक ऐसा घर जिसका तुम्हें क्या नहीं देना? रेंट नहीं देना। तो इसका मतलब वो घर किसका है? या तो कंपनी का है, या फिर वो घर किसका है? किसी और का है, जिसका किराया कौन भर रही है? कंपनी। और तुम्हारे लिए क्या बना दिया? रेंट फ्री। अब ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड HRA? क्या मुझे इसका डिफरेंस बता सकते हो? और दोनों में से कोई भी एक 100% एग्जाम में आएगा, लिख के जाना, क्योंकि सैलरी का क्वेश्चन इन दोनों के बिना अधूरा है, इनमें से एक जरूर आता है।
क्योंकि इसी में अब बता, अलाउंस में कैलकुलेशन ही किसकी है भाई, ऐसी पर्क में कैलकुलेशन ही किसकी है, आरएफए की। बाकी तो लड्डू लड्डू पर्क। दोनों में डिफरेंस बोलो। ना ना ना, ये मजा नहीं आया। हाँ, और थोड़ा अच्छे से बोल दो। एचआरए में मेरे हाथ में घर का किराया देने के लिए मेरे हाथ में कैश रखा जाता है, रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। आरएफए में मेरे हाथ में कोई कैश नहीं रखा जाता। आरएफए में मेरे हाथ में कैश की जगह घर की चाबी रखी जाती है। ये ले पकड़ चाबी, वहां दूर घर है तेरा, है ना। मकान मालिक से ये मत पूछो किराया कितना है, बस मकान मालिक को ये कह दियो बात तेरी कंपनी से हो गई, कंपनी का आई कार्ड दिखा दियो बस। कंपनी का आई कार्ड देखते मकान मालिक दरवाजा खोल देगा तेरे लिए, वहां घुस जा बस। बात समझ में आई? पैसे का कोई बात नहीं करना, पैसे का कोई बात नहीं करना। इसका मतलब सीधा घर मिल गया, घर की चाबी मिल गई, पैसा नहीं मिला, मजे लो बस। आरएफए उस बंदे को दिए जाता है, कंपनी उन लोगों को देती है जिनको अपने एम्प्लॉय पे ये भरोसा नहीं होता कि 20,000 रुपए का एचआरए देंगे तो 20,000 वाले मकान में रहेगा। उन्हें लगेगा 20,000 रुपए का एचआरए देंगे तो भी कहां रह रहा होगा, तो भी बेचारा झोपड़ी में ही रह रहा होगा। बेइज्जती कंपनी की हो जाती है। भाई किस कंपनी में जॉब करता है? भाई मैं टाटा में जॉब करता हूँ। अबे टाटा में जॉब करे, झोपड़ी में क्यों? कंपनी टुच्ची है हमारी, कुछ ना देती। टाटा से कह रहे हैं बताओ यार हम 20,000 रुपए मकान किराए पे दे रहे हैं, अभी 2-3 हजार रुपए झोपड़ी टाइप के मकान में रहेगा, तो बेइज्जती किसकी है? हाँ, तो बड़ी बड़ी कंपनी ये क्या कहती है, बड़ी कंपनी कहती है भाई मौका ही मत दो उसे बेइज्जती करवाने का, सीधा क्या दे दो, सीधा घर दे दो। तो टाटा, रिलायंस, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी ना अपने खुद के घर बना रखे हैं, जिन्हें पता है वो क्या बोलते हैं, टाउनशिप। क्या बोलते हैं, सुना है वर्ड टाउनशिप? टाउनशिप मीन्स हाउसेज मेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द एम्प्लॉय। हाँ हाँ, क्वार्टर देते हैं, जैसे रेलवे के क्वार्टर देखते होंगे तुम, है कि नहीं बात? इस तरीके यार रेलवे वालों को घर मिला हुआ है ना। यहाँ नोएडा में भी है, नोएडा में कई सोसाइटी तुम देखते हो बाहर लिखा होता कंपनी का नाम, जैसे आईओसी लिखा है, एक जगह में गया वहां पे लिखा था इंडियन ऑयल, तो इसका मतलब वो घर किसके हैं, इंडियन ऑयल कंपनी के, उसको एम्प्लॉय को दे रखे हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होगी ना, बड़ी बड़ी प्राइवेट में टाटा, बिरला, रिलायंस, और पब्लिक सेक्टर कंपनी में नवरत्न, महारत्न, ये चिल्लड़ों वाले मौका नहीं देती कमाने का, है ना। तो अपने काम कर रहा है, एचआरए बेचारे कुछ नहीं मिलेगा, चाबी ले, वहां नोएडा में सेक्टर में घर है, बस मजे करो, घर में रहो, जब तक जॉब कर रहे हो हमारे यहाँ घर मिलेगा। समझ में नहीं बात? कंपनी की इज्जत की इज्जत। अरे भाई इंडियन ऑयल की सोसाइटी है वो, तेरी कितने सारे मकान है यार, इंडियन ऑयल, अरे यार समझ, रेस्पेक्ट होती कंपनी की, अबे घर दे रखे इतने बढ़िया बढ़िया, है कि नहीं बात? इस तरीके का काम कंपनी करती है, तो उन्हें आरएफए बोलते हैं। हाँ, तो वो भी दिखा, अभी बताओ वो भी करेगा, तो वो किराए पे लेके दे देगा तुम्हें कि ये ले पकड़ चाबी, वहां रह ले, हमने बात कर ली है। तो फिर वो अच्छा मकान देना चाह रहा है ना। तुम सोच रहे हो यार 20,000 रुपये मिल जाए, 5,000 वाले मकान में, कंपनी कह रही है 20,000 वाले की चाबी दूंगा मैं, बॉस कह रहा है, बात खत्म, है ना। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर मान लो कंपनी का खुद का घर है, किसका घर है, कंपनी का घर होगा, बोलो बाबू, कंपनी का ही तो घर होगा। दूसरा, अगर कंपनी का घर नहीं है तो क्या है, हायर बाय कंपनी होगा। जो तुम कह रहे हो कि कंपनी खुद के घर नहीं है तो क्या कर रहा है, कंपनी ने पहले किराए पे लिया और फिर एम्प्लॉय को दे दिया। और कंपनी का अगर खुद का घर है तो बाहर बोर्ड लग रहा होगा इंडियन ऑयल सोसाइटी, टाटाज होम्स, ऐसे बोर्ड लग रहे होंगे। अगर कंपनी का खुद का घर है तो कंपनी हमें कभी ये नहीं बता सकती कि इसका किराया कितना होना चाहिए, है ना, क्योंकि किराया बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। बगल में मेट्रो है, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों पे, है ना, किराया ज़्यादा होता है। घर के आसपास तुम्हारे मेट्रो है, हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे किराया ज़्यादा होगा। घर के आसपास कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल भी 4 किलोमीटर दूरी पे, तो किराया वहाँ कम होगा। समझ आएगा ना बात? पुलिस स्टेशन कितनी दूर है, ये सारी बातें मैटर करती हैं। तो कंपनी वाले कह रहे हैं भैया देखो ताई, हमें नहीं पता, हमने तो अपने मकान बना दिए, बात खत्म, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम बता दो। तो ताई ने बोला अगर कंपनी का घर है तो क्या कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी को किराया दे रहा होगा? नहीं। तो ताई ने बोला देख किराया तो तू दे नहीं रहा, लेकिन फिर भी मजा तो ले रहा है, मजा ले रहा है ना। किसका मजा ले रहा है? घर का। तो मैं एक नोशनल अमाउंट निकाल देती हूँ, फर्जी अमाउंट उसे बोलते हैं कानूनी भाषा में, नोशनल अमाउंट। मैं एक अपनी तरफ से नोशनल अमाउंट निकाल देती हूँ और मैं ये मान लूंगी कि अगर तू कंपनी के घर में ना रह के किसी अरे गरे नत्थू गरे के घर में रह रहा होता तो वो तुझसे इतना किराया वसूल रहा होता जो तेरी जेब से खर्च हो रहे होते।
अब जो तेरी जेब से खर्च हो रहे हैं वो तूने बचा लिए, क्योंकि टाटा तुझसे क्या नहीं ले रहे, किराया नहीं ले रहे, तो तूने बचा लिए। और मैंने कल ही बताई थी बात, क्या, पैसे का बचाना भी है, पैसे का बचाना भी पैसे कमाना है। और इसका मतलब तूने वो रेंट कमा लिया, और जो तूने कमा लिया उस पर टैक्स पर, क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम मतलब कमाई पर टैक्स। तो ताई देखो कितनी चालू है, बना रखा है इनकम टैक्स, कमाई पर टैक्स, और फिर नीचे क्या लिख देती है, पैसे का बचाना भी पैसे कमाना है ना। पैसे का मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न, और मनी अर्न इज इक्वल टू टैक्सेबल। मनी अर्न से मनी अर्न कट गया तो मनी सेव्ड इज टैक्सेबल। अरे सर आप तो मैथ के टीचर निकले है कि नहीं बात, इस फॉर्मूले पे काम करती है ताई। इसलिए उन्होंने लॉ में लिख रखा है, कंपनी का जो भी घर है जिसका तू किराया नहीं दे रहा, वो किराया तूने बचा लिया क्योंकि तेरी जेब से जा नहीं रहा, तू मुझे टैक्स दे दे बस। अब लड़ नहीं सकते ना कानून बनाने वालों से, क्योंकि पास हो गया ना, पार्लियामेंट से पास हो गया, अब तो हम लड़ नहीं सकते भाई। तो फॉर्मूला निकल के आया, मनी सेव्ड इज इक्वल टू टैक्सेबल। ये है। ताई ने बोला भाई सबसे बढ़िया जुगाड़, मैं देख लूंगी जिस भी जगह पर तुझे कंपनी ने घर दे रखा है उस शहर की पॉपुलेशन कितनी है, उस शहर की पॉपुलेशन कितनी है। ताई ने बोला बाबू अगर उस शहर की पॉपुलेशन ज्यादा है 40 लाख से, बताओ भाई नोएडा की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है कि नहीं, दिल्ली की पॉपुलेशन तो 2-3 करोड़ से ज्यादा है, तो तुम्हें एक ऐसे शहर में घर दे रखा है जहां की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, तो ताई कह रही ज्यादा नहीं मांग रही, 10% ऑफ सैलरी क्या कर दियो, एग्जम्पशन नहीं है या क्या है बाबू, टैक्सेबल है। यहां ताई कह रही है अलाउंसेस की तरह एग्जम्पशन नहीं दे रही कि रेंट पेड और ये विच एवर लेस एग्जेम्प्ट, अलाउंसेस में मनी है ना स्पेंड और लिमिट विच एग्जम्पशन नहीं दे रही, जो बोल रही है वो टैक्सेबल है ना। समझ गए एग्जाम में गलती क्या होती है कि बच्चा अलाउंस के चक्कर में रिसीव्ड और स्पेंड विच एवर इज लेस एग्जम्प्ट के चक्कर में पर्क में भी क्या कर देता है, एग्जम्पशन। एग्जम्पशन नहीं है ये, टैक्सेबल है। हमने कहा ताई अगर पॉपुलेशन 40 लाख से कम है, तो ताई ने बोला अगर बाबू तेरी पॉपुलेशन 15 लाख से तो ज्यादा है और अप टू कितनी है 40 लाख, कुछ भी नहीं, ज्यादा नहीं मांग रही, 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल। और मैंने कहा ताई घर दे दिया बिल्कुल बीहड़ इलाके में, चंबल की घाटियां भेज दिया मुझे। ताई ने कहा पॉपुलेशन ताई चंबल की घाटी पॉपुलेशन कितनी है, वो पिक्चर आई थी 12th फेल, पहला आईएएस था वो अपने पूरे चंबल में, जहाँ डाकू बनते थे, बताओ पहला बंदा पढ़ा लिखा निकला वहां, तो पॉपुलेशन कितनी है 15 लाख से भी कम। ऐसी खतरनाक जगह रह रहे हो तो तुम्हारे मात्र टैक्स देना पड़ेगा 5% ऑफ सैलरी, बस सिंपल बात, सिंपल फॉर्मूला याद करने। सबसे ज्यादा नंबर वसूले जा सकते हैं सैलरी चैप्टर में, सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज्यादा नंबर का आता है ना, और सबसे आसानी से नंबर मिल सकते हैं, कोई खोपड़ी चलानी नहीं तुम्हें, है ना, सिर्फ अकल लगानी है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करने हैं बस, समझ में ना बात। कंपनी ने हायर किया और तुम्हें किराए पे दे दिया, तो बताओ तुमने कितने बचा लिए, सर जितना कंपनी रेंट पे कर रही है उतने तो मैंने बचा लिए, तो रेंट पेड बाय कंपनी ये क्वेश्चन में दिया गया होगा। और ताई ने बोला 10% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको मैं टैक्स करूंगी बाबू, एग्जम्पशन नहीं करूंगी, क्या करूंगी, टैक्सेबल। अब अगला सवाल तुम्हारी तरफ से होना चाहिए, भाई एसी बंद कर देना, खोपड़े कान ठंडे हो गए भाई मेरे, वो कह रहा मेरे गाल ठंडे हो गए, गरम खून है, जवानी का जोश, गरम खून, ठंडे लोग, गरम लोग, है ना। रेंट पेड बाय कंपनी, रेंट पेड बाय कंपनी और 10% ऑफ सैलरी विच एवर। अच्छा ये बताओ अगला सवाल तो तुम्हारी तरफ से बहुत खतरनाक होना चाहिए भाई लोगों, क्या बोला था, जब जब सैलरी हेड में सैलरी का नाम आएगा सैलरी के मसाले अलग होंगे। मुझे बताओ एचआरए में सैलरी के मसाले क्या थे, एक्चुअल एचआरए, रेंट पेड प्लस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल एचआरए नालायक, बेसिक सैलरी के मसाले, फॉर्मूला नहीं मसाले, सैलरी का मतलब क्या था बेसिक
प्लस डीए परसेंटेज प्लस कमीशन परसेंटेज, यही था ना। ऐसे ही हर टॉपिक के अंदर सैलरी के मसाले अलग होते हैं, इसलिए याद रखना है। तो ताई ने बोला जब एचआरएस सॉल्व करोगे तो सैलरी में 3 मसाले डलते हैं, नमक मिर्च हल्दी, बेसिक डीए कमीशन। ये नमक मिर्च हल्दी है जो हर सब्जी में मम्मी डालेंगे। नमक मतलब बेसिक, मिर्च मतलब डीए और हल्दी मतलब कमीशन, ये डलेगा है ना। ताई कह रही ये तो है ही, तो वो तो लिख ही ले। मैंने कहा ठीक है ताई, तुमने बोला सैलरी के मसाले क्या लिखे हैं, तो हमने लिख दिए सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए परसेंटेज। अब ताई ने यहां क्या झोल किया, वहां लिखा था कमीशन परसेंटेज वाला, ताई ने यहां लिख दिया कमीशन एनी, चाहे परसेंटेज वाला हो चाहे मंथली वाला हो। क्वेश्चन में क्या याद आया क्वेश्चन, इसमें 11,250 का कमीशन आ रहा था, 22 लाख का 1% कमीशन था एचआरए में। एक तो परसेंटेज वाला कमीशन जो एचआरए क्वेश्चन में था, एक कई बार क्वेश्चन में कमीशन देता है पर महीना, भैया तेरा 5,000 रुपये कमीशन है पर महीना, तो कोई भी कमीशन हो, ये तो मसाले होगा बेसिक नमक मिर्च हल्दी। इसके अलावा ताई ने बोला बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस बोनस भी ऐड कर दूंगी। अगली खतरनाक बात जो तुम्हारे होश उड़ा देगा, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, कि भाई टैक्सेबल अलाउंस। अब बताओ जब मैं टैक्सेबल अलाउंस बोलता हूं तो कौन से अलाउंस आएंगे, जो एग्जामिनेशन देने के बाद आउटर कॉलम में लिखे हैं। इसका मतलब भाई समझे खतरनाक बात, अगर अलाउंसेस का चैप्टर गलत, परक्विजिट गए, तो अलाउंसेस पे पकड़ बनानी इंपॉर्टेंट है अगर आरएफएस सॉल्व करना है तो। अलाउंसेस गलत हो, परक्विजिट गलत, प्लस एनी मॉनिटरी पेमेंट जो कैश के फॉर्म में तुम्हें मिल जाए या यूपीआई के फॉर्म में तुम्हें मिल जाए, है ना। जैसे लीव एनकैशमेंट, ऐसा कुछ वर्ड मिल गया। लीव एनकैश बताता हूं क्या होता है, ये है ना। लीव एनकैशमेंट का मतलब होता है कि मान लो किसी दिन कंपनी ने तुम्हें संडे को बुला लिया, भाई मैं मान लो आरकेजी में हूं और फॉर एग्जांपल मैं आरकेजी में जॉब कर रहा हूं, अब आरकेजी वाले कह रहे हैं संडे को आके पढ़ाना है। मैंने कहा ई नहीं चलवे, ई नहीं चलवे, तो आरकेजी वाले कह रहे हैं गुस्सा मत हो, संडे के दिन आने के एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो मेरी जो संडे की लीव थी उसको मैंने क्या कर दिया, एन कैश कर दिया। मैं हाँ अब ठीक है, मैं पहले बता दो कितने पैसे दोगे। तो मान लो वो कह रहे हैं चल ठीक है संडे के दिन आके पढ़ाओगे, है ना, तो हम आपको संडे के दिन के मान लो 2,000 रुपये दे देंगे। तो मैंने अपने संडे को लीव को 2,000 रुपये कैश में कन्वर्ट कर लिया। और मैंने क्या बोला, मैंने कहा जब अगले महीने की सैलरी आएगी ना, तो मान लो अगले महीने की सैलरी मेरी 1 लाख रुपए, तो मैं कहूँगा 1 लाख नहीं चाहिए, अब कितने आने चाहिए। तो मैंने वो पैसा कैश में तो ले लिया एक तरीके से, यूपीआई चेक। तो कोई भी ऐसी मॉनिटरी पेमेंट अगर मिल जाए ना तो वो भी हमें सैलरी में जोड़ देनी है। यानी सैलरी के मसाले एचआरए से दुगने, है ना, बेसिक डीए कमीशन एनी बोनस टैक्सेबल अलाउंस और मॉनिटरी पेमेंट। समझ में आ गई बात। तो भैया घर तो मिल गया तुम्हें, क्या मिल गया बाबू, घर तो मिल गया। अब तुमने ताई से बोला ताई घर के साथ साथ गृहस्थी और मिल जाए और घर बसाने वाली और मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कहने का ऐसा इतना पर्सनल होने की जरूरत है नहीं, मैं कहाँ से करा दूँ शादी है। मैंने कहा चलो, ताई ने बोला चल कोई बात नहीं, गृहस्थी बसाने वाली तो तेरे को खुद ढूंढनी है, लेकिन गृहस्थी के सामान का इंतजाम कर देती हूं मैं, है ना। अब ताई ने बोला सोचो अगर कंपनी ने तुम्हें ऐसा मकान दिया जिसमें क्या मिल रहा है तुम्हें, आजकल यही कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं फर्निश्ड होम, है ना। समझ में बात। अब जैसे मेरे घर में मेरे मामा जी, अब मेरे मामा मामी जी मथुरा में रहते हैं, उनकी कंपनी ने उन्हें क्या दे रखा है, घर दे रखा है मथुरा में, ठीक है ना, राइट। अब जो मथुरा में घर दे रखा है उसमें अब मामा जी ये कह रहे हैं कि घर तो मुझे दे दी तुमने, अब क्या सोफा, एसी, बर्तन, बेड, है ना, डाइनिंग टेबल, ये का खरीद के लाऊं। और फिर जब मेरे का तुमने ट्रांसफर कर दिया मान लो अगले साल, या मान लो मैंने नौकरी छोड़ दी, तो ये निकाल के लेके जाऊंगा। तो कंपनी ने बोला चलो एक काम करते हैं, एम्प्लॉय का इसमें भलाई हो जाएगा, हम कह देंगे चल ठीक है सब कुछ हम देंगे,
पर इसका मतलब ये नहीं घर छोड़ के जाएगा तो एसी ले जाऊंगा, ये चीज़ें बहुत प्यार है मुझे, यही ठंडा करता है मुझे, है कि नहीं बात, समझ में ना बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एसी निकाल कर जाऊंगा, नहीं, एसी वहीं, हर चीज वहीं की वहीं है, तुम्हें बस वहां पे ताले की चाबी तक तुम्हें किसको सौंप देनी है, ऑफिस में। अब ताई कह रही है भाई मामा जी इतने साल तुम कंपनी के घर में रहे, तो जो फर्नीचर को तुमने एंजॉय किया, जो फर्नीचर को तुमने घिसा, डेप्रिसिएशन होता फर्नीचर के ऊपर, बर्तन, कंपनी का फ्रिज, है कि नहीं बात, एसी 5-5 साल 10-10 साल एसी, उसका जो तुमने एंजॉयमेंट किया, उसका जो तुमने यूज किया है, वो कंपनी ने क्या तुमसे पैसे लिए कभी, है ना, यही तो फैसिलिटी है। तो पैसे का बचाना, एसी मामा जी तुमने नहीं कंपनी ने दिया, तुम खरीदते तो पैसे लगते नहीं लगते, तो पैसे का बचाना ही। अब कुछ सोचो, फर्नीचर जो कंपनी के खुद का है, ओन्ड बाय कंपनी, उस पर कितना टाइनी टैक्स लगाया होगा, और लॉजिक क्या है उसका, अरे नलायक, सिंपल, एसी आया 50,000 रुपए का, तो कितने रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे मामा जी के लिए, 50,000, बिल्कुल। चप्पल कहाँ है मेरी, चप्पल वाला भाई आया नहीं, 50,000 कैसे टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर 50,000 रुपए मामा जी टैक्सेबल करा ले एसी के, तो फिर एसी मामा जी का नहीं हो गया, कितने टैक्सेबल होंगे, जितना मामा जी उसका यूज कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी ने उन्हें 6 महीने बाद ही भेज दिया कहीं और, 50,000 रुपए तुमने टैक्सेबल कर लिए, मजा लिया नहीं एसी का, भेज दिया 6 महीने बाद, तो एसी ले जाएंगे मामा जी। कंपनी ने क्या बोला, चीज पे हाथ मत लगाना, उखाड़ने का नहीं कोई भी चीज। तो इसका मतलब, अच्छा मैं यहां हूं और मैं यहां एसी का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैंने कितना एसी घिस लिया, नहीं समझे, है कि नहीं बात। तो उसे क्या बोलते हैं अकाउंट की भाषा में, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ही तो टैक्सेबल करोगे, है ना। अब कोचिंग वाले कहेंगे सर आप आए पूरी गर्मियों में, आप यहाँ पूरे दिन पढ़ाया आपने, मान लो 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 6 घंटे का एसी का डेप आपके नाम पे है ना, और मामा जी तो 24 घंटे रह रहे हैं। तो ताई ने बोला मामा जी घबराओ मत, 50,000 रुपए टैक्सेबल नहीं कर रही, 50,000 रुपए पर जो डेप लगेगा वो टैक्सेबल कर रही हूं। तो ताई ने बोला टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 10% ऑफ, 10% कुछ भी नहीं, क्या है, डेप्रिसिएशन का रेट माना है ताई ने। और अगर कंपनी इतनी बड़ी मेहरबान निकली, कंपनी ने बोला भाई तू चिंता मत कर, तू जा घर में रह, एसी मैं तेरे यहां लगवा दूंगा, और एसी कंपनी ने किराए पे देके लगवाया है। क्या किराए पे मिलते हैं, मिलते हैं, अपने यहाँ भी लगा हुआ, बताओ कौन सा किराए पे लगा हुआ, अपने कोचिंग में भी, ये नहीं चलता नहीं है, तो कह रहा यही तो नहीं है। अरे किराए पे जो लिया वो तो चलना चाहिए, फालतू में किराया थोड़ी देंगे बंद चीज का, बंद चीज तो वही होती है अपने यहाँ जो अपने, अरे करा लेंगे ठीक, और जो किराए पे दे रहे हैं उसकी तो गर्दन पकड़ ले, चोक स्लैम खाएगा चोक स्लैम, ठीक कर इसे, किराया भी दे और चल भी ना रहा। तो वो जो केबिन है ना बाहर, केबिन जहाँ किताबें रखी रहती हैं वहां देखना एसी, वो रेंट पे है, ठीक है। अब कंपनी कह रही है वो कंपनी के जॉब उस पर लिखा होता है एग्रीमेंट पर, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, उसका ताई को कोई लेना देना नहीं। ताई कह रही है अपने जॉब का एग्रीमेंट देख लेना, टूट फूट और ये तुमने मजे ले लिए तो फोड़ दिया क्या, है ना, गुस्सा आ गया मैडम को, बेलन फेंक के मारा तो पता लगा टीवी फूट गया, तो ये तुम्हारे आपस के मसले हैं, इसमें टैक्स में ताई कुछ नहीं करी। हायर बाय द कंपनी, यूज मजा कौन ले रहा है, यूज बाय एम्प्लॉय, कंपनी ने किराए पे लिया और मेरे घर में लगा दिया, तो मैंने कितना बचा लिया, बस रेंट पेड बाय कंपनी इज, खत्म बात, रेंट पेड बाय कंपनी इज टैक्सेबल। घर और गृहस्थी, बस घर वाली रह रही है, ठीक है, घर और गृहस्थी, और लड़कियों के लिए घर वाला रह रहा है ना, घर और गृहस्थी हो चुका है, ताई ने इंतजाम कर लिया, तीसरा इंतजाम तुम्हें करना है। अब बात ये बात सर ये तो फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले से हमें क्या लेना देना, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले लिखने थोड़ी, एग्जाम में उसका क्वेश्चन आएगा, तो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है वो सीखेंगे।
जब तुम ऊपर से घर और गृहस्थी दोनों निकाल लोगे तो तुम लिखोगे, है ना, कैलकुलेशन ऑफ, या ऐसे लिखो, टैक्सेबल HRA, सॉरी टैक्सेबल RFA ऑफ माई फाइनेंशियल ईयर। जो तुम्हारे एग्जाम में फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, मैं जानबूझ के फाइनेंशियल वर्ड यूज कर रहा हूँ, है ना, जो मेरे एग्जाम में फाइनेंशियल ईयर वर्ड आ रहा है, प्रीवियस ईयर कहते हैं उसे, है ना। तो टैक्सेबल RFA जो मेरे प्रीवियस ईयर में आ रहा है वो, और लास्ट ईयर का RFA ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, है ना, क्योंकि मैं तो अपने साल का निकालूंगा ना, पिछले साल का क्वेश्चन देगा, इनटू इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय इन्फ्लेशन रेट, या इन्फ्लेशन पॉइंट कह दो, इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ लास्ट ईयर। ये भी क्वेश्चन में दिया गया होगा। ये एक वैल्यू निकाल देंगे, इसमें से जो कम होगा वो बाबू तुम्हारा टैक्सेबल करेंगे, है ना। अब देखो, एक ये और दूसरा ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी, इन्फ्लेशन जो पॉइंट होगा ये भी क्वेश्चन में मिलेगा, और ये भी क्वेश्चन में मिलेगा। समझ गए बात? तो तीनों वैल्यू क्वेश्चन में मिलेंगी, बस मुझे तीनों वैल्यू का यूज करके बस सेकंड अमाउंट निकाल लेना है। और ये अमाउंट हम किससे निकालेंगे, जो मैंने ऊपर क्या लिखवाया है, घर और गृहस्थी वाले अबव फॉर्मूला। हम इस पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। पहले घर निकालना है, फिर गृहस्थी निकालनी है, और तीसरे स्टेप में यहां पे पहुंच जाना है। और ये जो टैक्सेबल अमाउंट होगा मैं कहां लिखूंगा, आउटर कॉलम ऑफ फॉर्मेट, जो मेरा सैलरी का फॉर्मेट है ना, उसके आउटर कॉलम में लिख दूंगा सीधा। तो देखो वर्किंग नोट कितना बड़ा मिलेगा RFA का ही। समझ गई बात? इन्फ्लेशन पॉइंट क्वेश्चन में दिए होंगे, जैसे 350, 368 ऐसे दिए होंगे। इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ माई करंट ईयर और इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ लास्ट ईयर, और ये RFA भी किस कब का होगा, लास्ट ईयर का। ये सब ये डेटा क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं तुम्हें इसकी कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें इसकी कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। हटा दूं? अब सर कैलकुलेशन कुछ भी नहीं सीखनी, देखो ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, चाहे यहाँ से पढ़ लेना, चाहे ये लिखा हुआ फॉर्मूला यहाँ से पढ़ लेना। पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने वहाँ पढ़ाया वही बहुत है ना। अब आती बात, पहले देखते हैं भाई, दाल बाटी चूरमा तुम्हारा इंतजार करा, दाल बाटी चूरमा, वाह, राजस्थान के जो बाल आके खुश हो गए सर, तो हमारे यहाँ का ही माल है। एक बार रीड करो, ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। टैक्सेबल सैलरी कितनी आनी है कैलकुलेट करना है। अब मुझे उम्मीद है HRA तक का तो वो क्या कहते हैं, अलाउंस तो निकाल दोगे ना, अलाउंस तक का सॉल्यूशन कर दो जल्दी, सभी बालक ऑनलाइन वाले भी। बेसिक DA, कमीशन, बोनस, प्रोविडेंट फंड, अलाउंस, अलाउंस के अंदर कौन कौन से अलाउंस मिल रहे हैं ये सॉल्यूशन कर दो। RF पे फिर मैं कराऊंगा।
कुछ एग्जामिशन नहीं, जो अलाउंस ड्यू चैट में नहीं और लिमिट में नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। क्या मेडिकल अलाउंस ड्यू चैट में है? मुझसे मत पूछा करो, अब खुद चेक कर लो। अगर ड्यू चैट में है तो ठीक है, लिमिट में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल। राज की बात मैंने तुम्हें बता दी, यही राज की बात है। अगर ड्यू चैट और लिमिट में नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल, जैसे कल क्वेश्चन नंबर 62 किया था। कर लिए सारे अलाउंसेस? ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं भाई। सबसे पहले यहीं साइड में सॉल्व कर देता हूं। हेडिंग डाल देंगे, बेसिक बोलो बाबू की, दाल बाटी की। 12 महीने जॉब कर रही है, कितने रुपए? डीए बोलो। 12,000 100% लेते हैं यहाँ तो। कमीशन, बोनस और प्रोविडेंट फंड निल। सीधा अगला चैप्टर कौन सा आएगा? अलाउंसेस बोलो। लंच, लंच नहीं होता भाई, लंच होता है ना? तो लंच अलाउंस कितने कितने? क्योंकि ना ड्यू चैट में ना लिमिट में, तो फुल्ली टैक्सेबल। अगला मेडिकल अलाउंस, क्या ड्यू चैट में है, क्या लिमिट में है, तो फुल्ली टैक्सेबल। कितने रुपए? अगला सीसीए, कितना? अगला हाँ, चाइल्ड एजुकेशन, बच्चे बन के सच्चे दो ही अच्छे। कितने रुपए मिल रहे हैं इसको? 55-20 कैसे? अच्छा ठीक है, 230 है, ठीक है। तो चाइल्ड एजुकेशन में मैं लिखूंगा 230 रुपये एक बच्चा का मिला। कितने बच्चे हैं? और बच्चे 12 महीने पढ़ रहे हैं, तो टोटल कितना आ गया? 55-20। बच्चे बन के सच्चे, बच्चे दो ही अच्छे, तो अमाउंट रिसीव्ड और 100, क्या कम है? 100 इंटू 12 महीने पढ़ेंगे इंटू 2 बच्चे, कितने? आउटर कॉलम में कितना आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। बस समझ में आ गई बात। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, परक्विजिट्स। अब बाबू जो पर्क निकालते हैं, पर्क निकालते हैं, वो पर्क निकलेंगे हमारे वर्किंग नोट में। पहला पर्क कौन सा है? एग्जाम में फुल फ्लेज लिखेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन।
अब ये निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1 में, और जब मैं वर्किंग नोट नंबर 1 निकालूंगा तो मैं आरएफए की कैलकुलेशन करूंगा। अब ये बताओ मुझे आरएफए में ढूंढना है या तो कंपनी का घर होगा या कंपनी ने किराए पे लेके दिया होगा। यहाँ किसका घर है, कैसे पता लगा, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, हैं? अबे एसी के लिए है, वो मजे ले लिए तुमने। 2 एसी है टेकन और हायर बाय कंपनी। तुम ये पढ़ रहे हो तो फर्नीचर 1 लाख का और 2 एसी हैं वो हायर बाय कंपनी। मैं फर्नीचर तो पहुंच गृहस्थी तक पहुंच गया है, इससे पहले घरवाली तक ही पहुंच जाता है। मैं घर में घुसा नहीं हूं, फर्नीचर पे आ गया आदमी। मुझे ये बताओ नालायक को, घर बताओ पहले, घर कंपनी ने किराए पे लेके दिया, कंपनी का घर है, कैसे पता लगा, क्या लिखा है, हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड इन अकोमोडेशन। या ये छोड़ो, ये क्या वर्ड क्या लिखा है, 230 पर मंथ ही इज, ये है रेंट फ्री अकोमोडेशन दिल्ली में मिल रहा है। आगे फर्नीचर वाली बात छोड़ो ना, पहले घर तो बना लो उसका बेचारे का। अब ये कंपनी ने किराए पे लेके दिया, कंपनी खुद का घर है, इसकी पहचान कैसे होती है, हाँ अगर किराए पे लिया जाता तो क्वेश्चन में ये बताता कि रेंट पेड बाय कंपनी कितना है। अगर किराए पे लोगे तो भाई ये वाली इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना भाई। कंपनी अगर किराए पे लेके देगी तो रेंट पेड बाय कंपनी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, तभी तो मेरा ये वाला फॉर्मूला पूरा होगा, ठीक है ना। ये वाला रेंट पेड बाय कंपनी और 10% ऑफ सैलरी, तभी तो पूरा होगा। अगर क्वेश्चन में रेंट पेड बाय कंपनी नहीं दिया तो इसका मतलब वो कंपनी का पॉपुलेशन बेस है। अब देखो क्वेश्चन 49 में क्या कह रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मान लो कि रेंट पेड बाय कंपनी कितना है 5000। इसका मतलब अब यहां से सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ, रेंट पेड बाय कंपनी नहीं दिया। अगर रेंट पेड बाय कंपनी नहीं दिया तो मुझे क्वेश्चन कहां सॉल्व करना पड़ेगा, पॉपुलेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब मुझे अगर पॉपुलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बताओ दिल्ली की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है या नहीं है, हैगी। अगर दिल्ली की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है और अगर क्वेश्चन पॉपुलेशन के बारे में साइलेंट है तो क्या मानेंगे, 40 लाख से ज्यादा, अज्यूमिंग पॉपुलेशन इज मोर देन 40 लाख। हमने ये अज्यूम कर लिया है पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा क्योंकि क्वेश्चन पॉपुलेशन के बारे में साइलेंट है, और पॉपुलेशन साइलेंट है तो 40 लाख से ज्यादा मान लिया। फॉर्मूला क्या बनेगा, 10% ऑफ सैलरी। इक्वेशन, अब इसे इक्वेशन में तब्दील कर दो, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए परसेंटेज प्लस कमीशन एनी प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज प्लस एनी मॉनेटरी पेमेंट, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बनेगी, 10% ऑफ बेसिक। सबसे पहली बात एचआरए की तरह ही इसमें भी चेक करना है आरएफए कितने महीने मिल रहा है। क्वेश्चन कुछ कह रहा है कितने महीने मिल रहा है ना, कुछ नहीं कह रहा, तो कितने महीने मिल रहा है, 12 महीने, बात खत्म। अगर क्वेश्चन सैलरी में किसी भी चीज के बारे में मंथ के बारे में साइलेंट है तो वो सब 12 महीने का डेटा है। तो अब मुझे अब सब चीजें 12 महीने की निकालनी है। 12 महीने की बेसिक बोलो, 12 महीने का डीए बोलो, बुढ़ापे की परसेंटेज, शर्तों की परसेंटेज, कमीशन एनी 12 महीने का, बोनस है। अब सारे के सारे टैक्सेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, ये सारे ऐड कर दो, ये सारे ऐड कर दो, इसे बोलते हैं ऑल टैक्सेबल अलाउंस। या तो अलग अलग लिख देना एग्जाम में या टोटल भी कर दोगे तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा। कितने, 15,120। अब बस सॉल्व कर दो अब इसे, 10% ऑफ टोटल कितना आ गया, इसको पहले 40% में तब्दील कर देना, फिर ऐड करके बात खत्म।
क्या आंसर आ गया मेरा आरएफए का? इसे आउटर कॉलम में लिख देते हैं 16,000। अब अच्छा, इसको वर्किंग नोट में दिखा देते हैं। इसको किससे कंपेयर करेंगे? लास्ट ईयर का आरएफए मतलब ये क्वेश्चन बन गई ना। ये 15,210 कैसे आया? ये ऑल टैक्सेबल अलाउंस, सारे प्लस कर दो तो सारे टैक्सेबल अलाउंस यही तो हो गए जो ब्रैकेट बना रखा है। इसको किससे कंपेयर करेंगे? आरएफए ऑफ लास्ट ईयर इनटू इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ दिस ईयर, इन्फ्लेशन ऑफ दिस ईयर डिवाइड बाय इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ लास्ट ईयर। ये जो वैल्यू आ जाएगी इसमें से जो कम होगा, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में ये वैल्यू दे नहीं रखी तो मैं मान रहा हूं विच एवरेज लेस यही हमारा कम होके आएगा, क्योंकि वैल्यू देगा तो कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब क्या करना है? घर बस गया, गृहस्थी का क्या लिखेंगे? फर्नीचर। फर्नीचर में दो बातें आती हैं जो हमने फॉर्मूले में लिखी हैं। ये दो बातें बताना जरा। ओन्ड बाय कंपनी कौन सा है इसमें? 1 लाख का, 1 लाख का ओन्ड बाय कंपनी फर्नीचर, इसका 10%। 1 लाख की एक्चुअल कॉस्ट है 10,000। 2 एसी कंपनी ने किराए पे लेके दिए तो उनका किराया कितना है? पर एनम है ना। तो 2,000 एक एसी का, 2,000 दूसरे एसी का, टोटल किराया कितना हो गया? तो 10,000 और 4,000। तो 10,000 जो ओन बाय कंपनी है और 4,000 जो हायर बाय कंपनी है। तो 10,000 ओन्ड बाय कंपनी प्लस 4,000 हायर बाय कंपनी, टोटल कितना आ गया? 14,000। बस बताओ जीएस कितनी निकल के आ गई? और उसमें से सेक्शन 16 की तीनों डिडक्शन लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हम्म 198 392 खत्म बात। ठीक है, डिडक्शन तुम्हें बताइए, ओल्ड न्यू का हिसाब किताब करके डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ 49 का आंसर। इसी क्वेश्चन में सारा डेटा सेम, इसी क्वेश्चन में सारा डेटा सेम, बस हायर बाय कंपनी कर दिया ओन्ड बाय कंपनी की जगह। हाँ 49 पढ़ो ना। व्हाट विल बी द आंसर इफ इन अबव क्वेश्चन एकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी। चलो बाकी बच्चों को भी करने दो पहले। तो मुझे बता दो अब आरएफए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब चेंज हो जाएगी आरएफए की वैल्यू। अब क्वेश्चन कहां से सॉल्व होगा? कोई बात नहीं, कोई बड़े बड़े तो मैं चैनटा मान लेते हैं 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो 5,000 रुपये किराया दे रही है बस कंपनी, यही है, बाकी सब डेटा सेम है। रेंट पेड बाय कंपनी इज 5,000 रुपये पर महीना। तो अब फॉर्मूला पॉपुलेशन से शिफ्ट होकर राइट हैंड साइड पे चला जाएगा।
और जब मैं राइट हैंड साइड पे जाऊंगा अपने फॉर्मूले के डायग्राम चार्ट के राइट हैंड साइड पे जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, टैक्सेबल आरएफएस रेंट पेड बाय कंपनी और 10% ऑफ सैलरी विच एवर लेस। रेंट पेड बाय कंपनी 5,000 इंटू 12 60,000। 10% ऑफ सैलरी में निकाल ही चुका हूं, उसमें 10% ऑफ सैलरी तो था, तो 10% ऑफ सैलरी कितना आया था, यही तो आया था 10% ऑफ सैलरी, है ना। इसको दोबारा कैलकुलेट करो कर चुके हो, क्योंकि एग्जाम में तो या तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। तो 10% ऑफ सैलरी में दोबारा क्यों दिमाग लगाना, कितना 10% ऑफ सैलरी, इनमें से क्या कम है, तो 16,392 क्या बनेगा। हालांकि आंसर सेम आ रहा है, पर एग्जाम में अगर मैं ये नहीं दिखाऊंगा तो नंबर कटेंगे। और बाई चांस रेंट पेड बाय कंपनी अगर मैं 5,000 की जगह 10,000 कर देता तो फिर ज्यादा बढ़ जाता, नहीं बढ़ जाता, है ना। ओ सॉरी, बाई चांस अगर ये वाला इसके आगे एक जीरो आ जाती तो इसलिए ये लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर बार 10% ऑफ सैलरी कम आएगा, समझ गए। हो गए दोनों क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में घर भी मिल गया, गृहस्थी मिल गई, रेंट पेड बाय कंपनी वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया और हायर बाय कंपनी वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। नहीं, एग्जाम में या तो ये आएगा या ये आएगा, तो 10% ऑफ सैलरी तो निकालना ही पड़ेगा भाई। या तो कंपनी खुद का घर होगा या कंपनी ने किराया, एक ही चीज तो होगी, तो तुम्हें निकालना तो पड़ेगा, है कि नहीं बात। ये होमवर्क अब देखो भाई, अगर मैंने इस पर खतरा बना रखा है तो समझ जाना क्वेश्चन खतरनाक है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूं भगवान ने तुम्हें 2 घुटने दिए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस में दोनों ही घुटनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं घर पे करना, मुझे पता टाइम लगेगा क्योंकि। तो अगर नोट्स वैसे मैंने ग्रुप पे भेज रखे हैं सैलरी के भी, वहां से देख लेना, या फोटो लेनी है तो यहां से लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल इनकम मत निकालना, चलो, है ना, सैलरी निकाल देना, या टोटल इनकम निकाल देना चलो एक बार, कि सैलरी निकालने के बाद क्या हो जाएगा, 5 हेड की इनकम को जोड़ के टोटल इनकम आया। थोड़ा दिमाग से क्या होता है, फ्रेमिंग हो जाती है कि यार क्वेश्चन में टोटल इनकम भी पूछ सकता है अदर सोर्स की जानकारी के साथ। तो इसमें कोई जानकारी नहीं, इसमें से तुम्हें ये निकालना है। समझ गई बात। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब अगर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें तो भाई मामा जी का कर दिया ट्रांसफर, क्या कर दिया, और जहां पे मामा जी का ट्रांसफर किया गया वहां पे मकान तैयार नहीं था। तो कंपनी करती है, कंपनी कहती है सर क्योंकि आपकी जरूरत है वहां पर, पोस्ट खाली तभी तो आपको भेजा है, तो वहां पे आपको काम तो संभालना पड़ेगा। तो मामा जी कह रहे थे घर में फर्नीचर नहीं है, खाली घर में जमीन पे रहूंगा क्या, इतना बड़ा हाई लेवल का एम्प्लॉय हो गए। तो कंपनी वालों ने बोला मामा जी से, अरे मामा जी नाराज हो रहे हो आप, जमीन पे क्यों सो गए आप, कंपनी की जिम्मेदारी है आपकी, होटल में रहो। कहाँ रहो, होटल में रहो। अब बताओ होटल में रहना मामा जी की मजबूरी है या कंपनी ऐसी मजे में दे रही है उन्हें होटल, मजबूरी है, क्योंकि मामा जी का ट्रांसफर कर दिया। अब क्योंकि ट्रांसफर कर दिया तो ताई को ये बात दिल में चुभी कि यार सही बात है, क्योंकि सरकारी विभाग में भी ट्रांसफर होते रहते हैं। अब जहाँ पे भाई मान लो कोई ताई है, हमारी ताई तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होगी तो दिल्ली रह रही है, पर पहले जहाँ भी काम करती होंगी वहाँ ट्रांसफर तो होते ही होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो ज़्यादा ट्रांसफर होते हैं। और मज़ा ये आता है कि ट्रांसफर हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसी मामा जी को कोई टेंशन नहीं, मामा जी कह रहे मुझे कोई टेंशन नहीं, ट्रांसफर कर दो भाई, हम तो क्या करेंगे, नए घर में चले जाएंगे, नया शहर नया घर, क्या दिक्कत है, काम भाई काम तो करना ही है। अब कंपनी वाले कह रहे जब तक घर तैयार ना हो तब तक हम तुम्हें क्या देंगे, होटल। तो ताई ने पूछा भाई होटल देने का ना कारण बता दो मुझे, कारण बताओ, कारण बताओ नोटिस। तो मामा जी ने बोला इस बार होटल देने का कारण पता क्या है, ट्रांसफर। क्या है, क्योंकि मामा जी का ट्रांसफर कर दिया गया पानीपत, मथुरा से पानीपत। कहां कर दिया गया, सच्ची घटना है। हाँ कभी सोचो कहानी बना रहा हूं मैं, मेरे घर में होती रहती है
है ना, इसलिए मैंने तो बता दी बात। कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? पानीपत चले गए, मथुरा इस तरफ, मथुरा वृंदावन यूपी, पानीपत हरियाणा, गुड़गांव से आगे उधर पानीपत, इतनी दूर ट्रांसफर कर दिया। बताओ, मामा जी कह रहे हैं यार मथुरा छोड़ के वहां जाना पड़ेगा। कंपनी कह रहे थे तो क्या होगा, घर तो मिल रहा है, तो वहां जाके घर उपलब्ध नहीं है, अभी भैया एसी वेसी फिटिंग नहीं हुई। मामा जी कह रहे हैं गर्मी नहीं रहूंगा मैं। तो कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, जब तक एसी वेसी की फिटिंग हो रही है क्या करो, होटल में रहो। अब भैया होटल का तो अलग मजा है, कपड़े भी लॉन्ड्री में धुल ले। अभी तो नमक पे लड़ाई हो रही है मामी से, नमक तो डाल दिया अगर बच्चों की मामी, है कि नहीं बात, राइट। अभी तो नमक पे लड़ाई हो रही है। वहां क्या हो रहा है, बना बनाया वही बढ़िया होटल, कंपनी बढ़िया तो होटल भी बढ़िया ही देगी, नाश्ता भी बिल्कुल बूफे में चल रहा है। बूफे में मामा जी को चढ़ा रहे, देख ब्रेड दे देती है रोज सुबह, मुझे भी ब्रेड, टॉमी को भी ब्रेड, तरीका है कोई, यहाँ देखो परांठे, ये मजा आ रहा। अब इतनी ज्यादा वैरायटी की चीजें मिल रही हैं नाश्ते में होटल में, और डिनर भी होटल में, है ना, पूरी 3-4 स्टार होटल में। तो भाई ताई को लगेगा नहीं लगेगा, मजे ले रहे मामा जी पूरे। अब ताई ने मजे पर ज्यादा टैक्स लगाना है, ये तो ताई को पता है। घर हो गया नॉर्मल, घर गृहस्थी वाली बातें कर रहे हैं, और होटल हो गया मजे, मतलब होटल थोड़ी लग्जरी टाइप आ गई ना। तो ताई ने बोला भैया होटल में रह रहे हो, देखो मामा जी, तो 24% ऑफ सैलरी तुम्हें टैक्सेबल देनी पड़ेगी। मामा जी भड़क गए, 24% ऑफ सैलरी, पागल हो रही हो? ताई ने बोला आगे सुन लो, और रेंट ऑफ होटल पेड बाय कंपनी विच एवर इज लेस, क्या दे देना, है ना, टैक्सेबल हो जाएगा। अब मामा जी भड़क गए, मामा जी लेट गए जमीन पे। मामा जी ने बोला मुझे होटल जाना नहीं, मैं जमीन पे लेट जाऊंगा। अब कंपनी वाले कहने लगे यार हमारे इतने एक्सपीरियंस एम्प्लॉई हैं, है ना, मामा जी मतलब कंपनी के जीएम थे, जनरल मैनेजर, तो पूरी एक यूनिट संभालते थे। तो भाई कंपनी के नीचे लेवल के एम्प्लॉय घर में रह रहे हैं, तो मामा जी जमीन पे सोएंगे, कंपनी अच्छा लगेगा क्या? तो एम्प्लॉय कहने लगे नहीं सर हमारे बॉस वहाँ सोएंगे, अच्छा लगेगा यार, हमारे घर में आ जाओ, हमारे घर में। अब किसी घर में मिल जा सकते। तो ये कंपनी वालों ने ताई को एक चिट्ठी लिखी कि हमारे एम्प्लॉय जो बेचारे इतने दुखी हो रहे हैं मामा जी, देखो उनको यहाँ लाना जरूरी है, यहाँ जमीन पे हम सुला नहीं सकते, बेइज्जती हुई कंपनी की, वहाँ मामी बेचारी अकेली हैं, इतना अत्याचार हमारे एम्प्लॉय के ऊपर कर रहे हो, हम ये रिकमेंड करते हैं कि हमारी गलती है कि हम घर नहीं वो कर पाए, तो हमें क्या कर दो, थोड़ा हमें, है ना, रियायत दे दो, थोड़ी सी हम पे मेहरबानी कर दो। तो ताई ने बोला चलो भाई, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी रिक्वेस्ट भेज रही है संसद भवन में, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर के पास। तो ताई ने बोला बस तुम्हारे जैसी कंपनी का लिहाज कर रही हूं, लेकिन मुझे ये बता दो जमीन से मामा जी उठ के बिस्तर पे कब जाएंगे, कब जाएंगे बिस्तर पे? कंपनी के बॉस के मुंह से निकल गया 10-15 दिन लगेंगे। 10 या 15 एक बोल, बॉस ने बोला 15 दिन लगेंगे। ताई ने बोला बस मामा जी सुन लो, 15 दिन बोले इसने। पहले 15 दिन क्या होगा, कोई पर टैक्सेबल नहीं होगा। पहले 15 दिन क्या होगा, कोई पर टैक्सेबल नहीं होगा। यानी टैक्सेबिलिटी कब आएगी, आफ्टर 15 डेज। यानी अगर मामा जी कंपनी के ट्रांसफर के चक्कर में होटल में रुके हैं और 20 दिन होटल में रुक गए, तो 5 दिन का भाड़ा टैक्सेबल होगा मामा जी के लिए, 15 दिन फ्री टैक्स फ्री पर्क। तो हालांकि ताई ने बोला देखो एक बात ध्यान रखना, टैक्स फ्री पर्क मैंने 2 लिखे हैं, मेडिकल एलटीसी, लेकिन यहाँ कंपनी का लिहाज कर रहे हैं। सिर्फ कितने माफ होंगे, 15। तो पहले 15 दिन क्या हो जाएंगे बाबू, तो यहां लिख सकते हैं फर्स्ट 15 डेज एग्जेम्प्ट। अच्छा अगर होटल जो दिया है वो ट्रांसफर नहीं हो, तो अदर देन ट्रांसफर हो, तो पहले दिन से ही 24% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय कंपनी विच एवर इज लेस क्या होगा, टैक्सेबल। सैलरी के मसाले बोलो यहां, सेम बेसिक प्लस डीए प्लस दीदी आगे कौन बोलेगा, प्लस बोनस प्लस और टैक्सेबल अलाउंस और एनी मॉनिटरी पेमेंट, मसाले सेम है।
अदर पर्पस, मतलब ट्रांसफर के अलावा। ठीक है, अब देखो भाई अगली सच्ची घटना, और तुम्हें सुन के इस सच्ची घटना पे बहुत दुख होगा, और इस घटना का मेरे और मेरे परिवार से पूरा लेना देना है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, अभी 1-2 साल पहले ही, कोरोना के बाद, मतलब 2021-22 में ही मथुरा से ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पर, पानीपत। और मामा जी पिछले 25-30 साल से मथुरा में रह रहे हैं। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर कर दिया? उनको एक बात समझ में नहीं आई कि 25-30 साल में मामी मामी नहीं रही, क्या हो गई? क्या हो गई? मीराबाई बन चुकी है। ऐसी लागी लगन, सुबह शाम ये गाना बज रहा है। अब वो कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई हैं, क्योंकि सुबह मथुरा वृंदावन रह रहे तो भाई सुबह शाम वही चलेगा भाई। अब उन्हें ऐसी धार्मिक जगह पर रहकर आदत हो गई, भजन सुबह सुबह उठ रहे हैं तो घंटियां बज रही है मंदिर की, सुबह 6 बजे भजन चल रहे हैं, मामी खुद ही पूजा पाठ में लग रही हैं। हम मथुरा जा रहे हैं तो हमें एक्साइटमेंट रह रही है, अरे भैया मामा के जा रहे हैं, मामा घुमाएंगे मथुरा, ये कृष्ण जी का जन्म यहाँ हुआ था, अरे यहीं कृष्ण जी पिटा करते थे यशोदा मैया से, है ना। और भैया मथुरा गए तो मामा जी आज संडे, आज कहाँ ले चलो, वृंदावन, अरे यहाँ राधा जी रहा करती थी, राधा को मजा आता नहीं आता। और तुम्हें पता लगा कोई रिश्तेदार मथुरा में रहा तो अलग ही मजा है। तो भाई हर गर्मी की छुट्टी में हम कहाँ जाते थे? मथुरा जाते थे, स्कूल में जब थे। और क्योंकि मामा सगे मामा, तो भैया वो खुद ही लेने आते थे, चल कोई बात नहीं बहन, मम्मी फोन कर देती थी, भैया चल कोई बात नहीं बहन, मैं लेने आ जाऊँ गाड़ी से, बच्चों को है मैं ही ले जाऊँगा, मैं छोड़ जाते भाई, 2-3 घंटे का रास्ता मथुरा का। तो अब जब मथुरा में जाते तो मामी भी कुछ, चलो बच्चे आए घुमाएंगे। अब लेकिन ना हमें पता, ना मामी को पता, और ना मामा को पता कि जैसे ही मामा जी ने खबर दी कि भैया ट्रांसफर कर दिया गया है, मामी का दिल, जिसे तुम लाल कलर का समझते हो, वो भाई पिघलकर खूनम खून हो गया। बहरा पूरा खून, बहरा पूरे घर में, मामी खून के आंसू रो रही हैं। मामी क्या बात हो गई? अरे ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया भैया, नया घर मिल रहा, प्रमोशन भी हो गया, पहले 2 कमरों का था अब 4 कमरों का है कि नहीं बात? पहले जनरल मैनेजर था अब CEO बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, इस तरह की खबर चल रही है भाई, मामा जी का प्रमोशन हो गया। मामी जी कह रहे हैं प्रमोशन गया तेल लेने, वो तुम्हारे लिए प्रमोशन है, मेरा तो डिमोशन है। मामा कह रहे क्या बोल रही है, मेरा डिमोशन है मतलब? उन्होंने ऐसी खतरनाक बात बोली कि मामा सदमे में आ गए। मामी ने बोला तुम्हें छोड़ दूंगी, मथुरा नहीं छोड़ूंगी। बस कमजोर दिल के आदमी होते ना मामा जी, तो वहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़ता हार्ट अटैक के चक्कर में। मामी ने ऐसी बात बोल दी जो जिन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, मामी ऐसा बोल देंगी, वही बच्चों के सामने। बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी क्या बोल रही हो? मम्मी ने कहा तुम्हें भी छोड़ दूंगी लेकिन मथुरा नहीं छोड़। भाई मीराबाई बन गई, वो समझ गए ना मीराबाई वाली हालत, कि दुनिया छोड़ दूंगी लेकिन कृष्ण जी को नहीं छोड़ूंगी। भाई जो कुछ है भगवान कृष्ण है कि नहीं बात? अकबर ने उन्हें जहर खिलाया था तो जहर का भी असर नहीं हुआ, तो फिर अकबर को बड़ा अच्छी लगी ये बात, तो उन्होंने मंदिर बनवा दिया उनके लिए ना। ये स्टोरी है वहाँ की, रियल की, कि भाई उन्होंने टेस्ट किया कि चलो इतनी कृष्ण भक्ति है तो चेक करते। तो उन्होंने 2 टेस्ट किए, एक तो जहर खिलाया उनका असर नहीं हुआ, और एक टोकरे में सांप भेजा, तो जब टोकरा खुला तो सांप की जगह फूलों की माला थी। तो अकबर बहुत इंप्रेस हो रहा है, भाई क्या तगड़ी बात है ना। अब भाई अगर ऐसी मीराबाई जैसी हालत हो जाए तो भाई दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन क्या नहीं छोड़ेंगे? अब भाई बस घर में झगड़ा, और कंपनी वाले कह रहे हैं घर के झगड़े अलग है, पानीपत पहुंचो, प्रमोशन पे साइन तो कर दिया ना। अब भाई झगड़ा हो गया, अब बात कैसे सॉल्व होगी? अभी बात कहां तक पहुंची? ताई तक। अब ताई कह रही है मामा जी से क्या बात है, झगड़े चक्कर में, अपने फैमिली के झगड़े, मुझे पर्सनल झगड़े में क्यों फंसा रहे हो? उन्होंने बोला ताई मैं इसलिए फंसा रहा हूं क्योंकि तुमने लिखा है रेंट फ्री अकोमोडेशन इज टैक्सेबल। अब एक ही समय पर मामा जी का ट्रांसफर कहां हो गया? पानीपत। अब उनके पास पानीपत में तो मामी रह रही है, ओ सॉरी मामा जी रह रहे हैं, तो एक हो गया पानीपत और एक हो गया मथुरा। मामी जी कह रही घर नहीं छोड़ूंगी, लेट गई मामी जमीन पे, अगर एक भी सामान घर से बाहर गया तो मेरी लाश के ऊपर से जाएगा, जहर खा लूंगी मैं।
अब भाई ऐसा भी नहीं कर सकते, आस पड़ोस वाले कह रहे हैं भाई बताओ मामी, है ना, जमीन पे लेट के भैया लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब मामा ने कहा छोड़ो वोड़ो, मैं तो वहां जाऊं, कंपनी से कौन पंगे लेगा। एक ही समय पर एक ही एम्प्लॉय के पास 2 घर और दोनों के दोनों रेंट फ्री अकोमोडेशन। ताई कह रहे मुझे इससे क्या मतलब, बोथ टैक्सेबल। मामा जी भी लेट गए पानीपत में बोथ टैक्सेबल, मतलब मथुरा वाला भी टैक्सेबल और मामा जी के ना ताई, ऐसा करो नस काट लेता हूं मैं अपनी, खून निकाल लो जो बच रहा है। तो ताई कह रहे मामा जी गुस्सा मत हो, मेरी गलती तो बता दो। एज पर द लॉ रेंट फ्री अकोमोडेशन इज टैक्सेबल, इफ यू हैव 2 रेंट फ्री अकोमोडेशन बोथ आर टैक्सेबल। तो लॉ के हिसाब से चल रही हो ना, मैं गलत क्या कर रही हूँ। तो तुम छोड़ो ना मथुरा वाला घर, पहुंचो वहां एक ही घर। भाई तुम्हारा 1 अप्रैल से मान लो वहां ट्रांसफर हो रहा है, 31 मार्च को छोड़ दो, 1 अप्रैल से वो टैक्सेबल, बात खत्म। मामा जी कह रहे छोड़ कैसे दूं, वो मीराबाई लेट गई वहां, उसका नाम आज से मामी नहीं है, क्या है। अब ये बात मामी को बहुत अच्छी लगी कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने दोनों घर टैक्सेबल कर दिए। अब जब जेब पे फटका लगेगा तो चुपचाप क्या करेंगे, मथुरा वापस आएंगे। अब ये बात इसके साथ साथ ताई को भी बहुत अच्छी लगी कि यार एक महिला ऐसी भी है जो कृष्ण भक्ति के लिए घर बार छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा अरे यार बताओ ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आजकल, ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, पैसे बढ़ गए, गाड़ी बंगला मिल रहा कंपनी की तरफ से, और मोह माया छोड़ दी बिल्कुल, कह रही मैं तो यहीं रहूंगी कोई बात नहीं। तो मामी की रिस्पेक्ट करते हुए, मीरा बाई की रिस्पेक्ट करते हुए ताई ने मामा जी को 3 महीने दिए। कितने महीने दिए, ताई ने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मीरा बाई आई हैव गिवन 3 मंथ, 3 महीने में मैं पानीपत या मथुरा एक टैक्सेबल करूंगी बस। अब देख लो कंपनी तरफ से कितने घर मिल रहे हैं, लेकिन टैक्सेबल कितना होगा, एक। कौन सा, पानीपत वाला मथुरा वाला, कौन सा टैक्सेबल बोलो। मथुरा कह रहा है पानीपत। लड़के को चप्पल से भी तो नहीं मार सकते, इसको तो बचा दे चप्पल से। अरे नलायक को टैक्स का दिमाग मत लगा लेना, मजा आ रहा है कहानी सुनने में, कहानी सुनाने को आ रहा हूं मैं यहाँ। अरे भैया इन दोनों की टैक्सेबल वैल्यू निकालो। एक की टैक्सेबल वैल्यू है पिछली बार की तरह 16,230 रुपए, एक की वैल्यू है 20,000, तो कौन सा टैक्सेबल करोगे, 16,000। यानी कि जो लो वैल्यू होगी वो वाला टैक्सेबल कर देना। अब मामा जी कह रहे हैं 3 महीने क्यों दिए, तो ताई कह रही है हमारी 3 महीने में मामी को भाई 3 महीने बहुत होते हैं, रोज घर वाले मिलके समझाना, बच्चे मिलके समझाएंगे मम्मी एक यार मम्मी पापा का ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ तुम वापस पापा को डिमोट कर दोगी, पापा बन गए कंपनी के सीईओ, तुम फिर जब मैनेजर पे ले आ रही हो पापा को, ऐसा समझाओगे तो समझ जाएंगे। और 3 महीने के बाद भी नहीं समझा पाए तो आफ्टर 3 मंथ बोथ टैक्सेबल। फिर मामा जी देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं मीराबाई की रिस्पेक्ट इतनी कर सकती हूँ, 3 महीने में समझा लो आप। तो बताओ मामी को समझाया होगा, नहीं समझाया होगा, बताओ मामी कैसे मानी होंगी हमारी, नहीं कैसे मानी होंगी सोचो। नहीं मुझे मंदिर से कोई मतलब नहीं है। मामी कह रही कृष्ण भक्ति में मंदिर को लेना देना नहीं, मुझे मंदिर हो ना हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण जी की मूर्ति भी ना हो तो भी दिक्कत नहीं, उन्हें वहां की हवा प्यारी है भाई, हवा। उन्होंने कहा महक, पानीपत में वो मजा नहीं है जो मेले जैसे, तीर्थ स्थान पे रहो तो मेले जैसा लगता है, पानीपत उन्हें लग रहा जंगल जैसा, अकेली हूं वहां तो भैया लोग फोन करते हैं मामी को इस बार हम आ जाएं, मथुरा घुमा दोगी, समझ रहे हो ना, एक रिस्पेक्ट भी तो होती है। अब मामी को बताओ कैसे मानी, पता कैसे मानी, मामा ने वादा कर दिया। वादा क्या कर दिया, मामा ने पानीपत में घर खरीद लिया, पानीपत कह रहा हूं सॉरी, मथुरा में। मामी ने कहा मुझे ये आश्वासन दो कि मैं मथुरा लौट के आऊंगी। तो मामा ने बोला जो भी साल बचे हैं रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलेगा या जो पैसा है मैं मथुरा में घर ले लेता हूँ, किस्तें भरते रहेंगे। तो उन्होंने मथुरा में घर ले लिया और अपनी घर की ईएमआई भर रहे हैं, और जब रिटायर हो जाएंगे तो फिर मथुरा वापस, इस शर्त पे मानी। और बाकी जब तुम बोलोगी तब मथुरा चल दिया करेंगे सैटरडे संडे, है कि नहीं बात। तो मामी को इस तरह पटाया गया कि आपका शहर छोड़ा नहीं जा रहा है, आपकी भक्ति पूरी
है ना, वहां भी करो, बाद में यहां भी कर लेना। 3 महीने के पीरियड तक लॉ के हिसाब से एक ही घर टैक्सेबल होगा। बोलो भाई समझ में आ गई। और आफ्टर 3 महीना बोथ हाउसेज आर टैक्सेबल। आखिरी बात, इनमें से ऊपर दी गई कोई भी कहानी, ऊपर दिया गया कोई भी प्रोविजन इन दो पर नहीं लगेगा, यानी कि ये दो क्या है, एग्जेम्प्ट। ताई ने देखा कि ऐसी जगह पर जहां खुद ताई ना जा पाए वसूलने, ताई को कहते तो चंबली घाटी में वसूलो, ताई चली जाएगी, ताई कह जहां मरवाएगा मुझे, किडनैप कर लेंगे मुझे, है कि नहीं बात। ताई को बोला म्यांमार के बॉर्डर पे चली जाओ, तो वहां नक्सली बैठे हैं बेचारे, है ना, वही ताई को सुलटा देंगे, वहां बेचारे हमारे कौन मर रहे हैं, सिपाही मर रहे हैं। ताई ने कहा भाई ऐसे खतरनाक जहां पर सिपाही बेचारे क्या नहीं कर पा रहे, अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए, जिनके पास इतनी हथियार दे रखे हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगी, टैक्स का ऑफिसर कहाँ जाएगा वसूलने। तो ताई ने बोला रिमोट एरिया छोड़ देते हैं भाई। कौन से एरिया छोड़ देते हैं, जंगल एक तरीके से। तो ताई ने बोला अगर आप ऐसे जंगली एरिया में रह रहे हो कि जो एक शहर है उसकी पॉपुलेशन है 1 लाख, उससे भी कितने किलोमीटर इंटीरियर में, 30 किलोमीटर इंटीरियर में तुम रह रहे हो, तो हमने कहा ताई वहां घर नहीं है, वहां ट्री हाउस होता है, मोगली रहता है वहां पेड़ पे मिलेंगे लोग, जमीन पे नहीं मिलेंगे। एक तो शहर की पॉपुलेशन कितनी 1 लाख, तो नोएडा के एक सेक्टर में रहते हैं लोग, सेक्टर 52 में एरिया में रह जाएंगे इतने लोग, है ना। और उससे भी कितना अंदर, मोगली परिवार के हैं हम। तो ताई कह रही है जब ताई खुद ही नहीं जा सकती, तो उन्होंने बोला भाई उनसे हम टैक्स मिल लेंगे। और एक ऐसा एम्प्लॉय जो कहाँ काम कर रहा हो, टी समझ गए, रॉकी भाई के यहाँ। तो जो रॉकी भाई के काम कर रहा है ना, उसमें सीन दिखाते हैं ना रॉकी भाई पहली वाली में, कि वो खान के नीचे होते हैं, एक बूढ़ा सा व्यक्ति कर नहीं पाता तो कहते हैं मार दो उसको, है कि नहीं बात। तो जो बेचारा दब के मरने को तैयार है, कोयले की खान में बेचारे मर रहे हैं, तो वहां पर रॉकी भाई के ताई कह रही हम क्या करेंगे रॉकी भाई, तुम्हारे इलाके में छोड़ो यार माफ। या फिर जो समुद्र के किनारे गैस एक्सप्लोरेशन करते हैं ना, उस रिस्की एरिया के एम्प्लॉय को क्या नहीं मिलेगा, टैक्सेबिलिटी नहीं देनी अगर घर दिया है तो। बोलो बात समझ में आ गई। अगली बात, जो इसकी बात मैं तुम्हें बताता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। अब ये हमने 2 क्वेश्चन किए 48 49। इस क्वेश्चन में अगर ये लिखा है एम्प्लॉयर रिकवर 10,000 रुपीज पर एनम फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर RFA। अब बताओ RFA के लिए इतना वसूल लेती हूं मैं, कंपनी कह रही है, इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे सोचो। बाबू बहुत सिंपल, कितने रुपए कंपनी ने वसूल लिए। तो ताई ने बोला इसमें अकल क्यों लगा रहा है इतनी, तेरा टैक्सेबल मजा कितना है बता, टैक्सेबल मजा 69392 है ना, यानी तूने इतने रुपए का मजा ले लिया जो कंपनी की तरफ से तुझे मिला था। अब मैं कह रहा हूं ताई मेरी जो पर्क की वैल्यू है वो है 16,392 रुपए, जिसमें से 10 तो कंपनी ने मेरी जेब से खींच लिए। भाई आपने बोला मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न, तो मैंने सेव कितने किए 16,392, आपके हिसाब से आपके फॉर्मूले के हिसाब से 16,392 रुपए मेरे बच गए, है ना। लेकिन 16,000 की खबर जैसी कंपनी को लगी, कंपनी ने क्या बोला 10 निकाल लो उसकी जेब से, तो मेरा मजा कितना आया। तो ताई ने कहा ठीक है मैं कम मना कर रही हूं, मैं भी तेरे को कह रही हूं तू इसको माइनस कर दे फिर। अब तेरी वैल्यू कितनी हो गई 6,392, बस वैल्यू कितनी हो गई 6,000। जमते जमते बात जम गई। बोलो भाई मोदी पूछ रहे हैं जमते जमते बात। तो इसका भी खास ध्यान रखेंगे, अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये शब्द लिखा मिल जाए, ये अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, देन सच अमाउंट इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम टैक्सेबल HRA, वो टैक्सेबल RFA। कहां से घटाना है वो, टैक्सेबल RFA से घटाना है, टैक्सेबल RFA से घटाना है। बोलो भैया समझ में आ रही है बात, समझ गया RFA, बस RFA यही है। बताओ RFA में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, बोलना जरा। पहला कॉन्सेप्ट, घर या तो टैक्सेबल होगा पॉपुलेशन से या फिर रेंट पेड बाय कंपनी से, पहला कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा गृहस्थी, फर्नीचर कंपनी का होगा या रेंट पे होगा।
दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। तीसरा होटल, होटल या तो ट्रांसफर की वजह से है या नॉन ट्रांसफर की वजह से, तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। चौथा मीराबाई, अगर एक ही टाइम पे 2 RFA हो रहे हैं तो 3 महीने तक माफ, तीन महीने से जो भी एक होगा वो टैक्सेबल, 3 के बाद दोनों टैक्सेबल। पांचवा, अगर RFA से रिलेटेड कोई भी अमाउंट कंपनी एम्प्लॉय से वसूलती है तो एम्प्लॉय से वसूला हुआ अमाउंट टैक्सेबल RFA से घटाना है। RFA रिसीव से नहीं घटाना, टैक्सेबल RFA से घटाना है। 5 कॉन्सेप्ट, RFA खत्म, है ना। अब ये जो हमने पढ़ा इसको आप एक आधे पेज में पांचों को लिख सकते हैं ऐसे कॉलम बनाकर, ठीक है। तो RFA के 5 कॉन्सेप्ट हैं, राइट। अगले कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो उसकी कहानी भी आपको, सर आप कहानी बनाते हो, लेकिन ये सारी कहानी नहीं है बाबू, ये क्या है, सच्ची घटना है। अब अगली जो घटना है ना वो मेरे ऑफिस की है, जहां मैं जॉब करता था। वो CA फर्म थी। एक्चुअली में कॉमन प्रैक्टिस है हर CA के यहाँ कि मान लो तुम CA की ट्रेनिंग में गए, तो ट्रेनिंग में जब मैं करता था तो हमारी 3 साल की ट्रेनिंग होती थी। अब 2 की है ना, हमारे उसमें 3 साल की होती थी। मैंने और जब सर ने करी थी तो हमारी 3 साल की ट्रेनिंग थी। अब 3 साल की ट्रेनिंग में आखिरी के 4 या 5 महीने छुट्टी मिलती है एग्जाम की। कोई अच्छा एम्प्लॉयर हुआ ना तो 6 महीने दे देगा। कब है तेरा एग्जाम? नहीं है, मेरा एग्जाम जनवरी में। एक काम करियो, अगस्त से मत आइयो, या जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। जनवरी के शुरू में तो जुलाई में तो रिटर्न भरी जाती, तो बुलाते जरूर है। तो अगस्त से छुट्टी दे रही, क्योंकि रिटर्न के टाइम पे अगर आर्टिकल ना हो तो फिर धंधा कैसे चलेगा CA का। तो जुलाई में तो आना ही आना है, बाकी चल 5 महीने कुछ मजा ले ले, पढ़ ले आराम से, मतलब फाइनल के पेपर दे दे, जो तुझे तैयारी करनी है कर ले। अब जिस CA और उसकी प्रैक्टिस, और फिर एक कॉमन चीज क्या होती है, अब तुमने मोटा मोटी 2.5 साल, है ना, 2.25-3 साल एक फर्म में जॉब की, तुम उस फर्म के सारे क्लाइंट को जान गए, सबके खाते भी जान गए, सबके टैक्स के बारे में जान गए। जैसे मेरी टैक्स डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग हुई थी तो मैं टैक्स के बारे में सब कुछ जानता था, अपने एम्प्लॉय के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रॉपराइटर के बारे में, इवन ये भी जानता था इसका तो कहाँ का इन्वेस्टमेंट है। और वो सारे भी तुमसे इंटरेक्ट करते थे। CA के पास जाते थे, किससे आते थे? पहले तुम्हारे पास आएंगे, और कोई बड़ा खतरनाक मसला होगा तो CA के पास जाएंगे, तो तुम ही निपटाते थे। तो उनका काम, अरे भैया वहाँ का जा रहे हो, केबिन में मैं ही कर दूंगा तुम्हारा काम तो यार, है ना। या फिर सर आज है नहीं, ऑडिट पे गए हुए। अब जब तुम इतने क्लाइंट को जान चुके हो, क्लाइंट तुम्हें जान चुका है, तो CA जब तुम CA बन जाते हो, या जब तुम आर्टिकलशिप छोड़ते हो, तो तुम्हें प्रपोजल दिया जाएगा, अगर वो अच्छी फर्म है तो, या उनका जगह भी है तो वो काबिलियत पहचानते हैं तुम्हारी, तो वो ये कहेंगे CA बनने के बाद या फाइनल एग्जाम के बाद, जब तुझे लगे पैसे की जरूरत है, नौकरी करनी है, तो इस फर्म के दरवाजे तेरे लिए हमेशा ऐसा यहीं ज्वाइन कर लियो। जानता तो है ही यहाँ के क्लाइंट, तो क्या करियो, यहीं ज्वाइन करियो। अब तुम CA बन गए, तुम्हारी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, बढ़िया जुगाड़ हो गया पैसे का, तो तुम क्यों जाओगे। लेकिन अगर तुम नहीं बने तो, है ना, या CA बनने के बाद तुमने कहा अपने शहर में कर लेते तो वहां जाके जॉब कर सकते हो, अगर वो अच्छा पैकेज दे रहे हैं तो मैंने करने के बाद वही फर्म ज्वाइन कर ली, गाजियाबाद में ही थी जहाँ, और मेरा घर भी गाजियाबाद में था, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागता नहीं कि भाई दूसरे शहर में जाऊँगा तो उन्होंने कह दिया भाई तेरा पैकेज हो गया मान ले 15 लाख का। अब गाजियाबाद में वो सर कह रहे हैं तेरा पैकेज हो गया मान ले 12 लाख का, तो 3 लाख तो मैं घर रहना खाना इसमें और घर वालों से अलग रहो, है ना। अब पता लगा मम्मी पापा को कोई दिक्कत हो गई, यार वहाँ से भाग के कैसे आऊँ, साउथ में चला गया, गुड़गांव चला गया, या पुणे चला गया, या हैदराबाद चला गया, समझो ना बात को, उतना पैसा खर्च हो ही जाता है। और यहाँ मम्मी के हाथ के पराठे मिलने आलू के, और वहाँ मैस में मिल रहा सूख, यहाँ मम्मी बना रही है बढ़िया पालक पनीर, वहाँ बन रहा घास पनीर, समझ गए ना, क्योंकि मैंने भुगता हुआ है। तो जैसे जिस मैस में हम खाते थे खाना, वहाँ जब पालक पनीर की सब्जी बनी सर्दियों में तो पता लगा पालक नहीं है, वो क्या है, घास, मूली के पत्ते। चटनी नहीं होती बाजार की चटनी होती है, वो धनिया की थोड़ी, धनिया महंगा आता है, वो क्या करते हैं मूली के पत्ते मिला देते हैं, है ना। तो उसे हम बोलते हैं भाई घास का ये पनीर खिलाना था तो पनीर खिला दे, घास क्यों डाल दी इसमें, समझ गए बात। तो फिर मैंने क्या फैसला लिया कि मैं गाजियाबाद में ही फर्म ज्वाइन करता हूँ। अब जब मैंने वहाँ पे फर्म ज्वाइन करी तो वहाँ पे हमारे भाई एक बहुत ही बढ़िया इंसान, जो वहाँ पे ऐसा समझ लो, पहले तो पियोन लगे थे, फिर वो सारे काम करने लगे, जैसे फाइल बनानी है वो डेटाबेस सिखा दिया उन्हें बनाना, है ना, मीटिंग अपॉइंट करने लगे वो सर की कि सर इतने बजे मिलेंगे, समझ गए, एक तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप बन गए। उनका नाम
उनका नाम था, है अभी भी होंगे, उनका नाम था भगवान दास, थोड़े ओल्ड भी हो चुके थे। क्या नाम था? भगवान दास जी। तो भगवान दास जी को हम कहते थे अरे भगवान दास जी, है ना। भगवान दास जी बहुत ही ईमानदार एम्प्लॉय, पिछले 25-30 साल से वही फर्म में काम कर रहे हैं हमारी। मैंने कहा भगवान दास जी आज तक तुम यहीं आ रहे हैं भैया, क्या करें, कहाँ जाए, सर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी कम थी उनकी, पर क्या करें, है ना। अब क्योंकि उनको ये यकीन भी था कि चलो जब मैं नहीं रहूंगा तो अगर मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया, कहीं अच्छा पढ़े लिखे नहीं, तो सर उनको क्या करेंगे, नौकरी दे देंगे, सीए सर नौकरी दे देंगे। तो इस वजह से वो वहाँ काम भी कर रहे थे। अब भगवान दास जी जो हैं, उन्हें भाई एक बार उनके घर में शादी हुई, तो शादी के लिए उन्हें क्या लेना पड़ा, लोन। अब शादी के लिए लोन लेना पड़ा, देखो कितनी खतरनाक बात है। हमारे देश में शादी के लिए भी आज लोग पढ़ाई के लिए लोन नहीं ले रहे, बच्चों के किसके लिए लोन ले रहे हैं। मैं भगवान दास जी क्या कर रहे हो, बेटी हो या बेटा, जिसके लिए भी लोन ले रहे हो पढ़ाओ दो ना पहले, लोन के पैसे तो अपने आप ही कमा लेगी। फिर वो कह रहा है पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी है, वो ओल्ड स्टीरियोटाइप जो लोग होते हैं ना, तो उनके गाँव में परिवारों में ना एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है। अब तुम खुद सोचो, जिस देश में आज के टाइम पे क्या नारा चल रहा है, बेटी बचाओ, तो सोच समझ सकते हो देश की कितनी सोच खराब है कि आज के दौर में भी, है ना, आज के दौर में भी जहां पर लड़कियां सीईओ बन गई, पेप्सी की सीईओ इंदिरा नूरी, है कि नहीं बात, वहां के लोगों को विदेशी लोग सीईओ बना रहे हैं, और उस देश के लोग ये सोच रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैंने कि हम अभी इस सोच से भी ऊपर नहीं आए कि बेटी को बचाना है, और अभी हमारी इस सोच इतनी गिरी हुई है कि हमें यह बताना पड़ रहा है कि बेटी को, हम उस देश में जी रहे हैं जिसको अभी भी ये बताना पड़ता है, जिस देश की जनता को, कि बेटी को क्या करना है, पढ़ाना है। बताओ यार, बहुत दुख होता है ऐसे जो स्लोगन को जब रेडियो पे बोला जाता है या ट्रकों के पीछे लिखा जाता है या ऑटो के पीछे लिखा जाता है, तो बहुत दुख होता है कि अभी भी हम इतनी सोच डेवलप नहीं कर पाए कि जो बेटियों को लेकर पुरानी सोच है उस पर इतना भी डेवलपमेंट नहीं कर पाए कि उनको पढ़ाना जरूरी है। मतलब लोग अभी भी क्या सोच रहे हैं कि एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अ गर्ल चाइल्ड, है कि नहीं बात। और उसके विपरीत जो मेरी मदर है, उनकी जॉब लग गई थी जब वो 1980 में थी, यानी कि जब वो 18-19 साल की थी, है ना। रीजन बिंग, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गरीबी में जीवन दिया, क्योंकि हमारे जो नाना जी थे वो, उनकी तब डेथ हो गई जब मेरी मदर 1 साल की भी नहीं थी, यानी मेरी मम्मी को नाना जी की कोई भी मेमोरी नहीं है कि नहीं बात। तो नानी जी अनपढ़ थी हमारी, तो मम्मी की उस जमाने में तो 5 भाई बहन थे, तो सबको पता था जो करना है अपने दम पे करना है ना। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, छोटे छोटे स्कूल नहीं होते थे, उनमें पढ़ाना शुरू कर दिया। खुद पढ़ी पहले तो उनमें इसलिए पढ़ाना शुरू कर दिया कि उन्होंने इसलिए हायर कर लिया कि कुछ लोग कहते हैं यार फीमेल टीचर होनी चाहिए, और उस जमाने में लोग पढ़ाते नहीं थे, तो उनकी फिर उन्होंने साथ साथ करके गवर्नमेंट एग्जाम दिया, और फिर वो स्पोर्ट्स खेलती थी, वो ना आर्चरी, वो तो उन्होंने स्टेट लेवल खेला हुआ है आर्चरी चैंपियनशिप। स्पोर्ट्स कोटा में उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा में कोई लेडीज नहीं होती थी। वो देखे दंगल, उसमें कहता ना भाई लड़कियों के लिए इतना तो फंड आता है, हमें इतना बचता है, और तुम्हारे लिए इतना से देके में तुम इतने में करोगे क्या। फिर वो क्या करता है दंगल में, उसके पिताजी तो अपने घर में गद्दे लगा लगा के उन्हें सिखाते, वही कॉन्सेप्ट है। तो मम्मी को लगा चलो कोई बात नहीं, अगर स्पोर्ट्स कोटे से जॉब मिल रही है तो स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, अगर लड़कियों के लिए वैकेंसी है तो वहां पर किसी ने बता दिया भाई, है ना, कि भाई लड़के जाएंगे तो 10 वैकेंसी, लड़कियों के लिए 2 वैकेंसी, और 2 में 0 वुमेन की वो है एप्लीकेशन, तो स्पोर्ट्स खेलना शुरू करो। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जीवन में जो अच्छी सलाह दे देते हैं। और मजेदार बात यह है कि नानी जब गुजरी तो बहुत खुशी खुशी गुजरी, रीजन बिंग 5 के 5 भाई बहन गवर्नमेंट ऑफिसर। मेरे मामा जी कर्नल थे, कारगिल युद्ध 1999 में शहीद हो गए, कर्नल थे, कर्नल KP गुप्ता, तो शहीद हो गए वो 1999, देश के लिए हो गए। नानी, हम सबको दुख हुआ, पर नानी ने, भाई देश के लिए कोई बड़ी बात होती है ना। जो दूसरे मामा जी, इनकी कहानी सुना रहा हूँ मैं, ये भी गवर्नमेंट कंपनी इंडियन ऑयल, उसमें GM है, जिनकी मामा जी की कहानी सुना रहा हूँ मैं, ICO, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की यूनिट लगी हुई है मथुरा में भी, और एक पानीपत रिफाइनरी, 2 जगह यूनिट है ना पास में। तो पानीपत रिफाइनरी और मथुरा रिफाइनरी, तो ये मामी जी वाली कहानी मथुरा के चक्कर में ये है, ठीक है। मम्मी गवर्नमेंट ऑफिसर, गेजेट ऑफिसर,
मेरी बड़ी वाली मौसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल, और मेरी तीसरी मौसी है ना SBI बैंक की मैनेजर, रिटायर हुई हूँ। तो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेहनत करी उन्होंने, 2 भाई 3 बहनें, है ना, मेहनत करी, समझ में आई ना बात। तो उस जमाने में जब लड़कियों को कहा जाता था अरे लड़कियों को तुम अकेले भेज देती हो, है ना, समझ में आई ना बात। किस चीज के लिए? लड़की खेल रही है, अरे घर में बिठाओ, वो तो खेलने के लिए भेज दिया। क्या खेल रही है वो? तीर चला रही है, महाभारत करेगी, ऐसे ताने मारते थे रिश्तेदार। तो नानी कहती थी कि मेरा घर कौन, तुम थोड़ी चला रहे हो, तो बच्चे जो मेहनत करने दो, है कि नहीं बात। तो मेरी नानी बड़ी, हम भी प्राउड इसलिए फील करते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करी। फिर भाई है ना, 2 बातें बताऊं ताकि तुम्हें पता लगे कि हाँ भाई अगर घर में कोई मेहनती लोग हो ना तो हमें उनका कंपटीशन उनसे होता है। फिर मेरी मम्मी के ऑफिस में कोई फाइल मिस हो गई, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें है मम्मी मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फाइल मिस हो गई। तो मम्मी के अंडर फाइल थी, एक बंदा धमकी दे गया कि मैं केस करूंगा आपके ऊपर, मेरी आपने फाइल मिस कर दी। तो मम्मी को इतना डर लगा कि केस करेंगे, वकील के पैसे कहाँ से आएंगे, उन्होंने LLB कर ली। मेरी मम्मी लॉयर भी है कि अपना केस खुद लड़ूंगी। हालांकि वो फाइल मिल गई। कई बार क्या होता भाई पियोन को बोल दिया, उसने मेरी अलमारी की जगह तुम्हारी अलमारी में रख दी जाके, तो फाइल मिस होने का मतलब थोड़ी वो चुरा के ले गया होगा, भाई मिल नहीं रही। तो उन्होंने LLB कर ली कि भाई कौन केस लड़ेगा तो मैं खुद लड़ लूंगी केस। फिर मेरी मदर को 94 में बीमारी हुई जिसमें बॉडी के सेल नहीं बनते, जो बीमारी अमिताभ बच्चन को हुई थी, कूली पिक्चर में पेट में वो लगा था ना। तो डॉक्टर ने बोला 3 महीने जिंदा रहेंगी बस। आर्टिफिशियल सेल मंगाए जाते थे जर्मनी से, वो गोली खाई तो बॉडी चलती थी, जैसे उस गोली का असर खत्म हुआ तो लिविंग डेड, बस हार्ट धड़क रहा है, जहां है वो वहां ही लेटी रहेंगी। तो डॉक्टर ने बोला 3 महीने बाद अब वो जिंदा नहीं रहेंगी, बस ह्यूमन बॉडी वो नकली बॉडी सेल्स 3 महीने ही अडॉप्ट कर सकती है। तो उनको एक डॉक्टर मिले मेरठ के, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, क्योंकि मेरी मदर मेरठ की है। तो डॉक्टर ने बोला मरना तो है ही, जब हम बहुत छोटे थे हमें तो बाद में बताई गई ये बात है, मैं ऐसे रहूँगा 8 साल का जब, है ना, मरना तो है ही, तो होम्योपैथिक की दवाई भी खा लो। तो पता लगा होम्योपैथिक की दवाई से वो मरी नहीं, जिंदा रहेंगी। थोड़ी बहुत बॉडी की मूवमेंट कम होती थी, जैसे आँख खुल गई तो खुली रहती थी, तो वो सो रही हैं लेकिन आँख खुली, अजीब सा लगता था देखने में कि मम्मी तो सो रही है, पता लगा आँख खुली, तो हरकतें कम होती थी। लेकिन वो क्या हो गया, धीरे धीरे कई साल दवाई खाई तो वो ठीक हो गई। तो वो इतनी इंस्पायर हुई होम्योपैथी से, इतनी इंस्पायर हुई कि वो आज होम्योपैथिक डॉक्टर है। तो मेरी मदर इज अ लॉयर ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर ऑल्सो, एंड होम्योपैथिक डॉक्टर ऑल्सो। होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, अपना क्लिनिक अपने घर से चलाती है, जहाँ हमारा घर है ना वहीं क्लिनिक भी है मम्मी का। तुम्हें कोई दवाई लेनी हो ना आ जाना, या ऐसे बता देना सर पूछ लेना आप। तो दैट इज अ इंस्पिरेशन, दैट इज अ इंस्पिरेशन। उस जमाने में जब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, आज हमें लड़कियों को पढ़ाने का स्लोगन देना पड़ रहा है, तब वो घर से बाहर निकल के पढ़ाई भी कर ली उन्होंने। और जो जो मुसीबतें आई उनसे हार मानने के बजाय उनसे ही लड़ने के रास्ते ढूंढ लिए कि अगर धमकी मिल गई केस होगा तो वकालत कर ली, कि केस अपना खुद लड़ूंगी तो वकील बनना जरूरी है, LLB कर ली। LLB करके परमिशन ली गवर्नमेंट से कि 10 से 5 की जॉब होती है, इवनिंग बैच पढ़ूंगी मेरठ यूनिवर्सिटी में। तो CCS यूनिवर्सिटी में LLB के इवनिंग बैच चलते थे जब 6 से 8 के, तो 6 से 8 इवनिंग LLB बैच ज्वाइन किया और फिर LLB कर ली। 8 बजे घर आती थी, खाना वाना बनाती थी अब हमारा सबका, और फिर पढ़ती थी, फिर रात को सोती थी, और फिर सुबह 10 बजे फिर ऑफिस, है ना। 3 साल उन्होंने ये किया। और जब पता लगा कि एक ऐसी मेडिसिन से कि मरे व्यक्ति अगर जिंदा हो सकता है तो मैं दूसरे की मदद क्यों नहीं कर सकती, तो 5 साल की वो कर ली BHMS, डॉक्टरी 5 साल की पढ़ाई गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, कि मैं सरकारी काम में कोई बाधा नहीं डालूंगी, 10 से 5 जॉब करूंगी, मुझे इजाज़त दी जाए 5 बजे के बाद पढ़ने की। तो गवर्नमेंट से परमिशन ली, 5 बजे के बाद पढ़ने जाती थी होम्योपैथिक कॉलेज में, और फिर डॉक्टर बन गई 5 साल पढ़ाई वढ़ाई करके पेपर देके। तो देखो जॉब भी करी साथ में, हमें भी रखा, हमारा खाना पीना, है ना, वो सब किया, और फिर पढ़ाई भी करती थी, संडे संडे पढ़ती भी थी कि भी एग्जाम आने वाले। तो मेरी मदर आज भी सिर्फ 4 घंटे सोती हैं, 12 से 4। उन्होंने अपनी बॉडी को इतना एडॉप्टेबल बना दिया शुरू से ही कि जब वो 10 बजे हमें सुलाएंगी खाना वाना खिला के रात को 8-9 बजे तक, तो फिर पढ़ेंगी कब,
तो 10 से 12 पढ़ती थी रोज। और सुबह अब मैं तुम्हें 6 बजे स्कूल जाना होता था, 6 साढ़े 6 बजे स्कूल जाते थे, तो हमारे लिए लंच कौन बनाएगा? तो 6 बजे लंच भी बनाती थी। और 6 बजे लंच बनाने के लिए कितने बजे उठना पड़ेगा? 4 या 5 बजे उठना पड़ेगा। तो उनकी बॉडी पिछले कई सालों से अपने आप को एडॉप्ट कर चुकी है सिर्फ 4 घंटे में काम करने की। तो सिर्फ रात को 11:30-12 बजे सोती हैं, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हैं। हम सो रहे हैं 8-8 घंटे और कभी कभी 10-10 घंटे। और मैं अपनी माता जी को देखता हूँ 4.5 तो मैक्सिमम है उनका, बायोलॉजिकल बॉडी क्लॉक है उनकी 4.5 घंटे की। तो कि अगर 12 बजे सोई हैं तो अलार्म की जरूरत नहीं, 4:30 बजे अपने आप उठ के बैठ जाती हैं। और वो 4 घंटे सो के जिंदगी गुजार दी उन्होंने पूरी, है ना। 30-35 साल गुजार दी उन्होंने, 40 साल गुजार दी उन्होंने सिर्फ 4 घंटे सो के। समझ में ना बात? तो जब मैंने उनसे पूछा ऐसा कैसे कर लेती हो, तो उन्होंने एक चीज बताई मुझे जो तुम जिंदगी भर याद रखना, नींद जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उन्होंने मुझे बोला जिम्मेदारी ही अलार्म है। ये उनके शब्द हैं, जिम्मेदारी ही अलार्म है। अगर 6 बजे स्कूल नहीं भेजना होता ना, 6 बजे 6:30 बजे, तो शायद मैं भी सो रही होती। पर 5-4 बजे उठने का कारण यह है कि तुम्हारे और तुम्हारे पापा का लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। रात को 12 बजे तक इसलिए पढ़ना है क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। जिम्मेदारी से बड़ा कोई अलार्म नहीं है। और जिस दिन तुमने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लाइबिलिटी डाल ली कि भाई एग्जाम में पास होना है, तो नींद ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी। एग्जाम में नींद आती है क्या? जब अगले दिन पेपर होता है, फाउंडेशन को दिया है ना, अगले दिन अकाउंट्स का पेपर है, लॉ का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, नींद आती है क्या? घर वाले कह रहे थे चल थोड़ी देर सो जा, नींद आती है क्या? तब तुम्हें वो जिम्मेदारी का एहसास होता है। अभी नहीं हो रहा, अभी सो रहे हो तुम, अरे पेपर देंगे सितंबर में, जनवरी में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अभी छुट्टी भी मार रहे हो तुम, है ना। अभी कोई ना कोई वाला छुट्टी भी मार रहा है, कोई नहीं इससे पूछ लूंगा, इससे पूछ लूंगा, वीडियो लेक्चर देख लूंगा बाद में। क्यों? जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। जिम्मेदारी का एहसास होता तो छुट्टी नहीं मारते आज। समझ ना बात? एक जिम्मेदारी ही अलार्म है, और दूसरा जिंदगी में तुम्हें कभी भी कोई मुसीबत आए, है ना, तो मेरे मम्मी के बस एक शब्द याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं हार मानोगे। मरने से बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में बात? जब मेरी मम्मी ने बोला कि जब डॉक्टर ने बोल दिया मुझे और तेरे पापा को कि 3 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगी, बता इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि मैं 8 साल का, मेरा छोटा भाई 4 साल का, उनको कौन देखेगा, है ना। समझ ना बात? फिर घर वाले ऐसी बातें करते हैं, दूसरी शादी कर लो, ये कर लो, तो कोई इंसान जरूरी है कर सकता है क्या? है कि नहीं बात? तो बच्चों को कौन देखेगा, उनको स्कूल के लिए कौन तैयार करेगा, सुबह नाश्ता कौन बनाएगा, उनको पढ़ाएगा कौन? समझ रहे हो बात? तो मेरे पापा गाजियाबाद से दिल्ली आते थे जॉब करने, तो वो जॉब के लिए सुबह सुबह 6:30 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे जॉब के लिए, 7 बजे की, या हमें स्कूल भेजेंगे। तो उन्होंने बोला मरने की समस्या नहीं थी कि डॉक्टर ने बोल दिया 3 महीने जिंदा रहना, समस्या किसकी थी? बच्चों को कौन रखेगा। तो उन्होंने कहा जब मरने से बड़ी कोई मुसीबत नहीं होती, अगर जिंदा हो ना, अगर जिंदा हो तो हर चीज जीती जा सकती है। तो आज जीत ली ना उन्होंने हर चीज, डॉक्टर भी हैं, लॉयर भी हैं, हमें भी पढ़ा दिया। मैं भी डॉक्टर हूँ लेकिन बस PhD वाला डॉक्टर, है ना, हमें भी पढ़ा दिया, छोटे भाई को भी, है ना। तो अगर जिंदा हो तो हर चीज कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। पैसों के बारे में घबराना मत कि मैं काम कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा। मेहनत से काम करो। क्या वो मेहनत से डॉक्टर नहीं बनी, मेहनत से वकील नहीं है वो? रिटायरमेंट के बाद उनके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं। रिटायरमेंट के बाद वकालत भी कर सकती हैं, क्योंकि वकील की कोई एज नहीं है रिटायरमेंट की, केस लड़ना कोर्ट में जाके। और रिटायरमेंट के बाद डॉक्टरी भी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की कोई एज थोड़ी है, डॉक्टर तो 80-80 साल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर होने चाहिए। तो मेहनत करोगे तो पहली मेहनत का पहला तरीका, जिम्मेदारी की कोई जिम्मेदारी ला रहा है, और दूसरा मरने से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। ये हमें पूरे परिवार को पता है। जब कोरोना आया ना, कोचिंग बंद हो गई, तब भी मेरी मदर ने ये बोला था जिंदा है ना, बस कर लेगा। पहले लाख कमाता था, अब 30-40 कमा लेगा, पर जिंदा तो है ना, बात खत्म। जिंदा है तो सब ठीक है, मरने की मुसीबत तो नहीं है ना। बस कोरोना में मरना नहीं है
कि भाई भीड़ भाड़ में घुस गए, क्यों? क्योंकि कमाने के लिए बाहर जाना है, कुछ करना है, प्रिकॉशन नहीं ले रहे, समझ रहे हो बात को? भीड़ में घुसना है, ट्रैवल भीड़ में करना है पैसे बचाने के लिए, ऐसा नहीं, मरना नहीं है बस। मेरी वजह का ये कॉन्सेप्ट है परिवार का, जिंदा हो तो हर चीज, हर जंग जीती जा सकती है अगर सही सलामत हो, अपने शरीर को, अपने आप को जिंदा कर रखा है। तो ये फेज है, आएंगे अप एंड डाउन, चले जाएंगे, है कि नहीं बात? तो भाई अब एक बात देखो, जो बंदा जिंदा हो जाए, उसने डॉक्टरी कर ली, समझ में ना बात? तो मैंने यही बातें भगवान दास जी को बताई। मैंने कहा भगवान दास जी, आप अपनी लड़की को लेकर ना बहुत गलत धारणाएं ली हैं आपने आज लोन ले लिया किसके लिए? लड़की की शादी के लिए। और मेरी मम्मी ने अपने पैसों से अपनी शादी कर ली। उन्होंने इतना कमा लिया कि अपनी शादी का खर्चा उन्होंने खुद उठा लिया, नानी पे या मामा पे बोझ नहीं डाला। बल्कि मामा हमारे कर्नल थे, दूसरे मामा, उन्होंने भी मतलब शादी बहुत अच्छे से करी हमारी मम्मी की, लेकिन उनके पास अपने पैसे थे शादी में अपना खर्चा करने के लिए, कि भाई कपड़े कैसे लेने हैं, ये कैसे, समझ रहे बात को? और तुम अपनी लड़की को इतनी काबिल नहीं बना पा रहे कि तुम्हें अपनी शादी के लिए लोन लेना पड़ रहा है, अपनी बेटी की शादी के लिए। हालांकि बहुत इमोशनल हुए कि सर मेरे को, है ना, किसी ने ऐसी इंस्पिरेशन दी नहीं, है ना। खैर कोई बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात याद रखना, इसलिए जिम्मेदारी होगी तो छुट्टी भी नहीं मारोगे, और जिम्मेदारी होगी तो ज्यादा सोओगे भी नहीं। 7 घंटे की नींद एज पर डॉक्टर क्या है? तुम सो रहे 10-10 घंटे, लेट हो तो लेट ही हो मगरमच्छ की तरह, है ना। तो और मेहनत करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना सोशल मीडिया पे टाइम पास कर करके। अपडेट करना है अपने आप को हमेशा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो मेरी मम्मी ने जिंदगी भर ये सोचा आगे कैसे बढ़ना है, नई मुसीबत तो नया चैलेंज, केस की धमकी तो वकील, मरने की नौबत तो डॉक्टर। और आज भी वो कुछ भी कह देती हैं, मुझे भी पढ़ाते, मुझे वीडियो अपनी देते, मैं सीए बन जाऊंगी, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, अब नहीं पढ़ना तुम बस। मतलब ऐसी बातें अंदर आती तो होंगी ना, ऐसी इंस्पिरेशन, कि जब तू पढ़ाता है सीए के बच्चों को, तो फाउंडेशन और इंटर की वीडियो तो मुझे भी दिलवा दे अपनी कोचिंग से, मैं पढ़ लूंगी। मैंने कहा पढ़ लोगे फिर मेरी जगह पढ़ाने आ जाना है ना। तो मैंने कहा मत पढ़ो। तो ऐसी इंस्पिरेशन होनी चाहिए कुछ ना कुछ करने की। अब लोन ले लिया, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं ना, आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, अब लोन ले लिया, क्योंकि मैं हमेशा इस कॉन्सेप्ट पे 10-15 मिनट ये बताता हूं, खासकर लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, कि कभी भी जीवन में घबराना नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और कभी भी जीवन में कोई मुसीबत है तो मेरी आज ये बात याद रखना, अगर मरने जैसी मुसीबत नहीं है तो उस मुसीबत को तुम हरा दोगे, बस चाहे समय लगेगा थोड़ा सा, पर उस मुसीबत को हरा दोगे अगर हिम्मत, और है ना, अपने शरीर में हिम्मत भी है और जान भी है। समझ में ना बात? तो मेरे घर में हरा चुके उस मुसीबत को, मेरी मम्मी अभी भी जिंदा है, होम्योपैथिक की दवाइयां ले लेकर। लोन अब शादी के लिए ले लिया। अब देखो, अब जब शादी के लिए लोन लिया, तो जब उन्होंने अपनी कंपनी से लोन मांगा, तो उन्होंने मांगा कि सर 5 लाख का लोन दे दो। 5 लाख का लोन मांगने के बाद उन्होंने एक ऐसी खतरनाक बात बोल दी जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। उन्होंने बोला सर ब्याज कितना लोगे? जैसे सर ने सुना ब्याज कितना लोगे, सर चल भगवान दास, पूरा ऑफिस चल गया, होगा तेरी, आज भड़क गए भाई। जैन साहब थे हमारे ना, जैन साहब, आज भड़क गए भाई, सीए जैन विवेक जैन जी थे। भूकंप आ गया भाई ऑफिस में, अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। जब वापस भगवान दास जी आए तो बड़े रोते हुए आए। मैंने कहा भगवान दास जी क्या हो गया, सर ने नौकरी से निकाल देगा, रो क्यों रहे हो? कहने लगे रोज नहीं ना, सर ने नौकरी से निकाल दिया, रो इसलिए रहा हूँ कि सर ने आज मेरा दिल जीत लिया कि मैं जिंदगी में छोड़ नहीं सकता, मैं शिफ्ट भी किसी कोई और जॉब ले भी नहीं सकता, चाहे पैसे कम दे ज्यादा। मैंने क्या होगा बताओ ना। उन्होंने बोला, जब मैंने बोला कि सर बैंक से लोन मांगने गया, तो उन्होंने पर्सनल लोन, शादी के लिए तो पर्सनल लोन जाता है ना, पर्सनल लोन ले रहे हैं वो 12%, 15, 18। और जैसे ही मैंने जैन साहब से लोन मांगा, जैन साहब ने बोला 0%। बेटी का शगुन समझ ले तू। लेकिन जब ये इमोशनल कहानी किसने सुनी? ताई ने कहा देखो भाई मुझे घर चलाना है, मुझे देश चलाना है। ताई ने बोला पैसे का बचाना ही, तो बताओ भगवान दास जी ने कितने बचाए? पूरे 12%। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम कितना मानते हैं? 12। तो ताई ने बोला भगवान जी देखो तुमने कितने बचाए? तुमने बचाए 5 लाख इंटू 12 माइनस कंपनी का रेट, एसबीआई का रेट माइनस कंपनी का रेट 0%, कितने बचा लिए? पूरे 12। तो 5 लाख का 12% कितना है बाबू?
60,000 रुपए आपके आउटर कॉलम में टैक्सेबल होंगे। तुमने ब्याज का मजा ले लिया। अच्छा अब बताओ, अगर भगवान दास जी कहते नहीं सर कुछ तो आपको लेना पड़ेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, दिल पे बोझ रहेगा। पता लगा जैन साहब ने कहा चलो ठीक है भगवान दास तुम इतना कह रहे हो, मात्र 2% ब्याज लूंगा तुमसे। तो भगवान दास जी ने कितने बचाए? तो 10% कितना आ गया? 50,000 भगवान दास जी के टैक्सेबल। बोलो समझ में आ गई बात? अब भगवान दास जी की पहली बात तो समझ में आ गई, माता जी की भी समझ में आ गई तो मेरी बात। अब अगली बार ऐसे ही मुसीबत आई और भगवान दास जी ने इस बार जैन साहब से फिर से लोन लिया, लेकिन इस बार लोन था बीमारी। इस बार फिर जैन साहब ने बोला 5 लाख का लोन, ब्याज 0%। अब ताई को पता लगा बीमारी के लिए, भगवान दास जी ने बोला अगर कुछ हो गया बीमारी में तो ताई अपनी खिड़की के बाहर देख लेना, मैं और मेरी बीवी उल्टा लटके मिलेंगे तुम्हें। भगवान ताई डर गए, ऐसी बातें मत क्या करो, मुझे हॉरर पिक्चर से बहुत डर लगता है। तो लाइव हॉरर चला रहे हो भाई भगवान दास। और क्या, मजे लेने के लिए लोन लिया मैंने, पार्टी के लिए लोन ले लिया, बीमारी के लिए लोन ले रहा हूं मैं, और बीमारी में बचे ना बचा कोई इंसान। तो ताई मैं तुम्हारे घर के बाहर लटका रहा करूंगा। और भगवान दास की वाइफ भी कह रही है बाल उल्टे करके मैं ऐसे लटकाऊंगी। ताई डर गया, अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं। ताई डर गई, ताई के दिल पे लग गई बात। ताई ने बोला चलो भाई, मैंने पहले भी कसम खाई, आज भी कसम खाती हूं, बीमार वाले व्यक्तियों से तो आप 0% पे दो। कितने रुपए सेव हो गए? 12% सेव हो गए। वो क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट। बीमार व्यक्तियों से लोन नहीं लिया जाएगा, या फिर लोन बीमारी का एग्जेम्प्ट है, या फिर लोन ही कितना हो, अप टू 20,000। कितने रुपए? अप टू 20,000 एनी लोन माफ। कोई भी लोन क्या है? माफ है। मतलब भगवान दास जी कह रहे हैं बेटी की शादी तो हो रही है पर पैसे मैंने जोड़ रखे हैं, मुझे बस 20,000 रुपए दे दो। कुछ जरूरत पड़ गई एकदम से 20,000 रुपए की, तो 20,000 रुपए का लोन ले लिया जैन साहब से। तो ताई कह रही है अरे चिल्लड़ ले रहे हो भगवान दास जी, लोन माफ। 20 से ऊपर जाओगे तो ये क्या होगा? तो 20,000 तक तो सारे लोन माफ, चाहे वो कोई से भी हो। और 20,000 से ऊपर सिर्फ बीमारी के लोन माफ। और ताई ने बोला बीमारी थोड़ी गंभीर होनी चाहिए, जैसे किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई ट्यूमर हो गया, दिमागी कोई बीमारी हो गई, समझो ना, इस तरह कोई भयंकर बीमारी हो तो, क्योंकि छोटी मोटी बीमारी के लिए कोई लोन लेता नहीं। ताई का मानना है ऐसा। ठीक है, अब बताओ कितनी बात समझ आ गई? अभी बताओ, अभी रुक जाओ, पहले कॉन्सेप्ट समझा दो, फिर क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। अब भगवान दास जी को जब लोन मिला बीमारी के लिए, तो हमारे ऑफिस में एक बंदा है जिसका नाम था भगवान दास। भगवान का दास नहीं था, वो चालू दास था। चालूपंथी करता था बहुत। अब उसकी चालूपंथी देखो, और वो पकड़ी भी गई। चालू दास भी भगवान दास जी की तरह कहां पहुंचा? लोन लेने। और जैन साहब से बोला जैन साहब बीमारी का लोन दे दो 5 लाख रुपए। अब जैन साहब बड़े दिल के इंसान, जैन साहब कहने लगे यार भगवान दास जी को 5 लाख दिए थे, मना नहीं किया था, इसको भी देता हूं, वरना कहेगा यार भेदभाव कर दिया। जैन साहब ने कहा ले ले, और 0% ब्याज पे ले ले, मूल चुका दियो, ब्याज नहीं मांग रहा तुझसे। अब उधर ताई का भी रूल पढ़ लिया कि बीमारी के लिए लोन लिया तो माफ। अब चालू दास ने क्या कर रखा था, बीमारी 5 लाख के ऑपरेशन की थी, उसने इंश्योरेंस करा रखा था। क्या कर रखा था? इंश्योरेंस से मिलने थे 3 लाख। कितने रुपए मिलने थे बाबू? 3 लाख। 3 लाख रुपए इंश्योरेंस से मिलने थे, 5 लाख रुपए किससे ले लिए? टोटल इकट्ठा कितना कर लिया? और बीमारी की जरूरत कितनी है? ताई कह रही है ये क्या झोल है बे? अबे ये क्या झोल है? अब खुद दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर उसे पता है कि इंश्योरेंस से 3 लाख मिल जाने हैं, तो चालू दास को जैन साहब से कितने रुपए मांगने चाहिए थे? तो ताई ने बोला भाई एक्चुअल तेरा लोन कितना होना चाहिए था? एक्चुअल तेरा लोन 2 लाख का होना चाहिए था। तूने जैन साहब से छुपा ली बात। क्या तूने जैन साहब को बोला होगा जैन साहब 5 लाख का लोन चाहिए, कोई इंश्योरेंस नहीं है, 5 लाख रुपए ऑपरेशन में लगने हैं, 5 लाख रुपए। जैन साहब भले आदमी, उन्होंने ये भी नहीं चेक किया कि तेरा इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं, तो उसे लोन दे दिया। वहां जैन साहब को तूने पागल बनाया 0% ब्याज पे, ठीक है। यहां तू मुझे पागल बना रहा है 0% ब्याज को एग्जेम्प्ट कराकर, ठीक है। और वहां तू कितने रुपए एक्स्ट्रा लिए बैठा है?
3 लाख की पार्टी नहीं कर रहा तू? तुझे हॉस्पिटल में कितने जमा करने हैं? 5। 3 तेरे कहां से आ गए? 2 कहां से आ गए? जैन साहब से। पर तूने जैन साहब से लिए कितने? तो जो तूने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं जैन साहब से, वो क्या कर रहा है? वो तू मजा ले रहा है, 0% का मजा है कि नहीं बात? तो ताई ने बोला ये 3 लाख रुपए तूने एक्स्ट्रा लिए क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे। यानी इन शॉर्ट जितना अमाउंट आपने इंश्योरेंस से वसूल लिया वो क्या है? टैक्सेबल है। अब आती है बात, इंश्योरेंस अमाउंट जो टैक्सेबल होगा किस डेट से होगा? सुनना ध्यान से, जैन साहब से लोन लिया मान लो 1 नवंबर को, इंश्योरेंस से पैसा मिला मान लो 1 फरवरी को, तो टैक्सेबल कब से होगा? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे क्योंकि पार्टी तो 1 फरवरी को शुरू हुई ना, जब इंश्योरेंस से पैसा आया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कहेगा चालू ने लोन लिया जैन साहब से नवंबर में, इंश्योरेंस का मजा ले लिया कब? और 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। तो बच्चा पता गलती करता है, बच्चा 3 लाख रुपए टैक्सेबल करता है नवंबर से, क्योंकि 3 लाख तो टैक्सेबल करने हैं। वो कब से टैक्सेबल करता है? पर होने कब से? वो फेब से। ये गलती मत कर देना। द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज टैक्सेबल फ्रॉम व्हेन इंश्योरेंस क्रेडिट द अमाउंट टू द असेसी। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? और आखिरी बात आज की, भगवान दास जी ने शादी का लोन लिया मान लो 1 नवंबर को, लोन कितना? 5 लाख एट द रेट 0%। ताई ने बोला 1 नवंबर से लोन लिया, शुरू हो जाओ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का वो दे दो। फिर हमने भगवान दास जी को बताया, भगवान दास जी ताई को क्यों इतना टैक्स दे रही हो? भगवान दास जी ने कैसे कम करूं टैक्स? मैंने कहा भगवान दास शादी कब हुई ये बताओ पहले, बिटिया की शादी कब करी आपने? उन्होंने कहा नवंबर में करी। मैंने कहा कुछ पैसा इकट्ठा करके दिसंबर में कुछ पैसा चुका दो, तो जितना कम लोन उतना कम टैक्स। उन्होंने कहा ये बात तो सही है। तो भगवान दास जी ने क्या किया, जब 5 लाख का लोन लिया तो उन्होंने बोला कि सर 1 लाख रुपए चुका दूंगा 30 दिसंबर को, फिर 2 लाख रुपए चुका दूंगा 28 फरवरी को, और फिर 50,000 रुपए चुका देता हूं, है ना, 31 मार्च को। अब सुनना खतरनाक बात, अब बच्चा पता क्या खोपड़ी चला रहा है? अकाउंट्स की तरह दिन गिनेगा बालक। कहेगा अबे यार यहाँ 30 दिसंबर की जगह चल लिख देता हूँ 20 दिसंबर। अब वो कहेगा नवंबर पूरे लोन 5 लाख, फिर 20 दिन का लोन 5 लाख, फिर 20 तारीख को चुका दो 10 दिन का लोन, फिर 4 लाख। कहने का अकाउंट्स वाले लोग छोटे लोग, चिल्लड़ लोग। ताई ने बेइज्जती कर दी अकाउंट्स की। ताई ने कहा ओए अकाउंट्स की तरह मत निकाले, चिल्लड़बाजी मत कर, मैं एक दिन नहीं गिनती। ताई को रौब देख रहे हो? ताई क्या बोल रही है? क्या बोल रही है ताई? दिन नहीं गिनती मैं। हमने कहा ताई दिन नहीं गिनती? ताई ने कहा महीने का हिसाब किया कर मेरे साथ, दिन विन के चिल्लड़ मत गिना कर। मैंने कहा आप बता दो फिर कैसे कैलकुलेशन करनी है। ताई ने बोला लोन 31 तारीख को जो अमाउंट होगा उस पे मैं 1 महीने का ब्याज दे दूंगी बस। यानी कि टैक्सेबल अमाउंट टू बी कैलकुलेटेड ऑन हर महीने की 30 या 31 को। अब सुनो मजेदार बात, इससे भगवान दास जी का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? है ना। अब मैं भगवान दास जी को क्या सलाह दूंगा कि भगवान दास जी तुमने 1 नवंबर को लोन लिया, एक काम करो कुछ पैसा नवंबर एंड में चुका दो, तो पूरे महीने लोन तो 5 लाख का रहा, लेकिन ताई तुम्हें क्या कर देगी? उतने माफ कर देगी। तो भगवान दास जी ने बोला एक काम करता हूं 29 नवंबर को 1 लाख पे कर देता हूं, ठीक है। अब ताई ने बोला जो जुगाड़ लगाना है टैक्स प्लानिंग करनी है कर ले, मुझे तो बस ये बता दे 30 नवंबर को कितनी उधारी। अब देखो यहां मैं लिख रहा हूं 30 नवंबर, लो भगवान दास जी ने 30 नवंबर को 1 लाख पे किए हैं, तो ताई ने बोला 30 नवंबर की रात 12 बजे कैलकुलेट कर लियो और बता। अब क्या जान लेगा ताई की अपनी? पूरे महीने लोन कितना चला? 5, लेकिन कैलकुलेशन किस पे हो रही है? तो ताई ने बोला पूरे महीने लोन चला 5 लाख, तूने नवंबर में कभी भी चुका दिए 1 लाख, तेरी लोन की लायबिलिटी कितनी हो गई? 4 लाख। तूने सेव कितने किए?
बैंक का रेट कितना था 12, जैन साहब का रेट कितना था 0, कितने सेव कर दिए 12% सेव, इंटू 12% कितना आ गया, और ये तो 12 पूरे साल का परिणाम होता है, इंटू 1/12 कितना 4000 टैक्सेबल अमाउंट, जो आउटर कॉलम में लिखना है। पर अभी तो नवंबर का निकाला है। अब आई 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को उधारी थी 4 लाख, पर भगवान दास जी ने कितने चुका दिए थे 20 को, 1 लाख फिर चुका दिए 20 नवंबर को, सर पे उधारी 3 लाख। कितना पैसा बचा लिया जैन साहब से 12%, और क्योंकि 1 महीने का निकालना है तो 1/12 3000। फिर आई कौन सी डेट 31 जनवरी को, जनवरी में कुछ चुकाया, अरे भगवान दास जी जनवरी में चुकाना चुक गए भाई, तो जनवरी में कितनी उधारी 3 लाख। जैन साहब से कितने बचाए 12%, 1 महीने का ब्याज निकालना, कितना आ गया, नहीं यही तो आएगा 3000। अगली बात बाबू 28 फेब पे आ गया, बताओ 28 फेब 3 लाख की उधारी थी, कितने चुका दिए थे, ओ भाई सीधा 2 लाख चुका दिए, 2 लाख रुपए 28 फेब तक चुका दिए। सर पे उधारी कितनी थी भगवान दास जी के 1 लाख, इंटू 12% का मजा, इंटू 1/12 1000। फिर आया कितना बाबू, अब आया 31 मार्च, हमारे साल का आखिरी महीना। 31 मार्च को उधारी थी कितनी, मार्च में उधारी थी 1 लाख, लेकिन भगवान दास जी ने 50,000 और चुका दिए थे, तो 31 मार्च को उधारी कितनी रहेगी रात को 50,000। 50,000 का 12% ब्याज इंटू मार्च के महीने का ब्याज 500, टोटल कितना आ गया 11,500। ये हो गया तुम्हारा आउटर कॉलम में टैक्सेबल इंटरेस्ट फ्री लोन। ये आउटर कॉलम में लिख देंगे, अपने सैलरी का ढांचा बनाया ना स्ट्रक्चर, उसके बाहर लिख देंगे। तो यानी इंटरेस्ट फ्री लोन मुझे हर महीने निकालना है, समझिए कैलकुलेशन। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, कैलकुलेशन जो करनी है कब करनी है, महीने के आखिरी में, और पूरे महीने के आखिरी में कभी भी मैंने कभी भी लोन चुका लिया उसे घटा देने का है। जैसे हमने यहां पहले घटा दिए 1 लाख रुपए, बताने का मुझे चिल्लर से मतलब भी नहीं है। तुझे लग रहा है तूने 1 महीने पे लोन पे 1 लाख रुपए का ब्याज बचा ले, कोई दिक्कत नहीं, छोटी चिल्लर नहीं गिनती में, महीने के आखिरी पे आजा, बात खत्म कर। समझ गए कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या इंटरेस्ट फ्री लोन। ये लिखी बात, मेडिकल लोन माफ होता है और चिल्लर माफ होता है। कितने अमाउंट पे टैक्स निकाल और इंटरेस्ट निकालना है, मंथली बैलेंस जो महीने के आखिरी में। होमवर्क आज के कितने होमवर्क हो गए 3, एक खतरा RFA, एक 51 और एक 52। और मुझे पूरी उम्मीद है तुम इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से कर लोगे, है ना, और आंसर भी तुम्हारा ठीक आएगा। इसका आंसर मैंने निकाल के दे रखा है, इसका तुम निकालोगे मैं क्लास में चेक करा दूंगा। बस 3 क्वेश्चन करने हैं, दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे फर्क हैं, बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, समझ में आ जाएगी बात। बोलो समझ गए सर, है ना। रेंट फ्री एकोमोडेशन के 5 कॉन्सेप्ट, भगवान दास जी कितने कॉन्सेप्ट, पहला अगर लोन लिया है अदर देन मैरिज, ओ सॉरी अदर देन बीमारी, तो जितना % बचा लिया SBI का रेट माइनस जैन साहब का रेट, उसको क्या कर देना लोन अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना 1/12। बीमारी के लिए लोन लिया, बीमारी के लिए लोन लिया तो सारा एग्जाम्प्ट, और अगर बीमारी के अलावा कोई भी लोन है तो 20,000 तक माफ, 20,000 से ऊपर फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला लगाते टाइम याद रखना है कि फॉर्मूला लगाया जाएगा कब, हर महीने की 31 तारीख को। तो 4 कॉन्सेप्ट याद करने हैं, बीमारी का लोन माफ, 20,000 तक सारे माफ, अगर 20,000 के ऊपर का लोन है तो फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला लगाने की डेट होती है हर महीने की 31 तारीख, और 31 तारीख को क्या लगाना है SBI रेट माइनस जैन साहब का रेट, और ऐसे कैलकुलेट करना है। समझ गए 4 पॉइंट, बात खत्म। बोलो भाई, फुल्ली पूरे 30 पर, पूरे 30 पर क्या होगा, जैसे यहाँ भगवान दास जी ने कितना लोन लिया 5 लाख का, तो 20 माफ नहीं किए ना, पूरे 30।
ठीक है, चलो ऑनलाइन बच्चों, टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट।